बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, गुजरती चली जाती हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर आपके इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर ध्यान लाजमी तौर पर दिया कीजिए। कई ऐसे मामलात होते हैं बच्चों के हवाले से, ख़ास तौर पे अगर देखें तो मैं और मेरा एक दोस्त जो है इकरा, मैं आपको बताऊंगा कि एक दो दिन पहले की बात है, मुझे लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए कि हम एक जिस तरह से आम प्लाजाज होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑफिसेज़ होते हैं, तो वहाँ पर हम मूव कर रहे थे। तो तकरीबन टाइम था शाम 7 बजे के करीब था। तो वहाँ पर हम जब वापस आ रहे थे, क्योंकि ऑफिस टाइम तो ख़त्म हो जाता है तकरीबन 6 बजे के करीब, हम अपने एक और दोस्त के पास गए हुए थे। तो वहाँ पर हम जब बाहर निकले, हम लिफ्ट की जानिब बढ़ रहे थे, हम तकरीबन 7th फ्लोर पे थे। तो ये हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो एक रूम की तरफ गया ना, और उसी वक्त मतलब मुझे ये फ़ील हुआ, क्योंकि हम अक्सर इस पे बात भी करते रहते हैं कि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसके साथ उसका एक ड्राइवर मौजूद है। मतलब तो मुझे लगा कि यार ये कोई मुलाजिम है, ये पेरेंट्स नहीं हो सकते। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैं यार आपने नोटिस किया? वो मोबाइल में थे, उनका कि नहीं मैंने नोटिस नहीं किया। तो हम गए, हमने आके नॉक किया और हमने देखा कि क्या वाकई अंदर इस तरह से, हमने कहा जी बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर हमने देखा कि वो 2 ऑफिसेस थे जो लिंक थे, तो दूसरे ऑफिस से उसके पेरेंट्स भी सामने आए, और हमने कहा जी कि सॉरी, हम बस ये चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चा इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। बच्चा तकरीबन 7-8 साल का वो बच्चा होगा। हम आए और हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी तो इस चीज़ पर हुई कि यार वो पेरेंट्स थे, शायद हमने उनको डिस्टर्ब किया, लेकिन उसके साथ हमें ये तस्कीन थी कि शायद ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमें कुछ चीज़ ऑड लगी है, हमें ये चेक करना बहुत ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी कि हमें ये चेक करना है। कोई बात नहीं, जाके नॉक कर लें, जाके पूछ लें कि जी कि इधर इस वक्त ये चीज़ क्यों हो रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ पर उस वक्त बच्चे का नहीं होना चाहिए था, लेकिन बच्चा था। अगर खुदा न खास्ता कोई और मामला होता तो हमारा वहाँ पर मौजूद होना और उस बच्चे को हम बचा भी सकते थे। इस तरह से अक्सर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हमजा इस तरह से हम देखते हैं बाहर अक्सर जो बच्चे अगवा हो जाते हैं, उनमें यही मसला होता है ना कि हम लोग देखते ही नहीं है। कोई घर का जो है वो कोई मुलाजिम है, कोई बच्चे को लेके बाहर गया चीज़ के बहाने, और इस तरह के बड़े वाक़यात आते हमने देखे हैं कि वो फिर उस बच्चे को लेके मतलब गुम हो जाता है, और बच्चा गुम हो जाता है और वो गायब हो जाता है मुलाजिम। तो फिर पता लगता है कि जी बच्चा अगवा हो गया, बाद में ये सारा सीन जो है समझ आता है। तो इस तरह के जो वाक़यात आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आप अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स में है अपनी नज़र जो है ना उसको एक्टिव रखें, क्योंकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनको आप रोक सकते हैं। इस तरह के जो कोई इंसिडेंट हो सकते हैं बुरे, जिनको आप अब बचा सकते हैं बुरे इंसिडेंट होने से। ज़रूरी नहीं है कि इस पूरे वाक़े का कोई नतीजा खुदा न खास्ता नेगेटिव होता, बुरा होता, तभी आपसे शेयर कर रहे होते। पॉजिटिव नतीजा भी था, लेकिन ये एक मसला बहरहाल यहाँ पर मौजूद है। तो हमने इन चीज़ों का, अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों का, ख़ास तौर पर बच्चों का, वो आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, वो किसी के तो बच्चे हैं, उन पर नज़र रखें, ख्याल रखें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी ऑड लग रहा है तो एक कदम आगे बढ़ाएं, ना कि ये सोचें कि हमारा इससे लेना देना क्या। बिल्कुल हमजा, क्योंकि हम देखें तो हमारी सोसाइटी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमने देखे भी हैं जो कि न्यूज़ पर भी रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को की जिम्मेदारी इंडिविजुअली है कि हम लोग अपनी सराउंडिंग्स में देखें, और ऐसे बच्चे जो कि किसी अनजान आपको लगे कि इंसान के साथ जा रहे हो तो उसको ज़रूर फॉलो करें। और बच्चे की जो है अगर आपकी वजह से एक बच्चे की जान बचती है, उसके घर वालों की मतलब कि आप देखें कि कितनी टेंशन जो होती है वो बच्चों के साथ होती है, तो वो उनकी टेंशन जो रिलीज़ करने में आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को भी, क्योंकि आपके अभी बच्चों की कोई हिफाजत कर सकते हैं। ऐसी और एक छोटी सी बात टॉप स्टोरीज पे जाने से पहले, कि बच्चों को जो साइंस होते हैं ना, मुख्तलिफ जो एमरजेंसी के साइंस होते हैं, वो लाजमी तौर पर सिखाएं कि अगर उनको कोई शख्स अगवा कर रहा है तो वो ऐसा साइन कोई ऐसा बच्चे के पास होना चाहिए जो वो दूसरों को सिखा सके, और फिर हमें भी वो साइंस पता होने चाहिए ताकि हमें पता लगे कि ये बच्चा या कोई शख्स किसी एमरजेंसी में है, किसी मुश्किल में है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम अभी बात करेंगे, आप सब जानते हैं हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराया। पेट्रोल की कीमत में एक साथ ही 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। और क्या बात है, मतलब कल मैं बात कर रहा था कि ये बात होगी कि 10 रुपये की जो है कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जाए, लेकिन 5 रुपये इजाफा या 6 रुपये करके कहा जाता है कि हमने रिलीफ दिया। लेकिन पेट्रोल की बात कर ली जाए
₹1 इजाफे की तजवीज़ थी और हमने 5 रुपए बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म साहब ने जो समरी पसाई। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, डीजल की कीमत में 5 रुपए 1 पैसा फ़ी लीटर इजाफा किया गया और अगर मिट्टी के तेल की बात करें तो उसकी कीमत में भी 5 रुपए 42 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। लाइट डीजल इसी तरह से ऑयल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया और ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपए इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल की गई थी। अब ये सारे रिजल्ट जो हमने देखे हमारे सामने। हाँ जी, इतना इजाफा कर दिया गया। अच्छा, दूसरा ये भी मामला है कि फौरी ही ट्रांसपोर्टर्स ने यह कहा है कि जी कि हम 6 से 8% तक किराए जो है बढ़ाने जा रहे हैं। पिछली बार तुम्हें पता है इकरा, हम बात कर रहे थे कि जब मामूली कमी हुई थी तब किसी की बात ऐसी सामने नहीं आई थी। वैसे ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी कि कमी की गई है तो अब हम किराए कम भी कर रहे हैं। हमारा रवैया भी कोई अच्छा नहीं है बहैसियत कौम। खैर, अवाम क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, वो आपको सुनाते हैं। इमरान खान गवर्नमेंट कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है, सब चीज़ महंगे हो रहा है। हम लोग मजबूर है, डाल रहे हैं और क्या करें। स्टूडेंट्स हैं, उनके पास पैसे ही नहीं होते, पेट्रोल इतना महंगा करता जा रहा है। स्टडी के पैसे बेचारे पूरा करें या पेट्रोल के पैसे पूरा करें वो लोग। महंगाई किया, लोगों को मजबूर किया चोरी पे। बिजली महंगा, गैस महंगा, खाने पीने का महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। पेट्रोल तो हर महीने हर 15 दिन के बाद बढ़ रहा है। पता नहीं क्या है, इमरान खान बस ऐसे महंगाई पर कर रहा है। बहुत जुल्म हो रहा है आवाम के साथ और ख़ासकर मिडिल तबके के बंदे के साथ जिसकी सैलरी 14-15 हज़ार है और वो बेचारा अपने बाइक पे अगर आता जाता है तो उसका जो है ना, तो उसका घर का किराया पूरा नहीं होता, खर्चा पूरा नहीं होता। पेट्रोल पर हमारी मईशत मौकूफ़ है ना सारी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो पेट्रोल से ताल्लुक़ रखती है। खाने पीने की चीज़ भी लगा लें तो रिक्शा ले जाता, मोटरसाइकिल ले जाती। इसी वजह से जब पेट्रोल महंगा हो जाता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल जो है कम से कम 60 रुपये लीटर होना चाहिए, सही है ना? ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा रहे हैं, लिहाजा ये कि कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। पहले बाइक बनाओ, फिर पेट्रोल भरवाओ और उसके बाद जहाँ जाओ धक्के ही देते रहो। हमारा तो ये हाल हुआ, गरीब आवाम वैसे मर रही है और पेट्रोल की हर चीज़ के रेट बढ़ाकर और आवाम को मार। जी, तो ये आपने अवामी राय जो है ये जानी है और सबकी यही राय है, क्योंकि बड़ा इजाफा कर दिया गया है और फिर ट्रोलिंग भी हो रही थी ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। देखें, आपने घबराना नहीं है, ऐसे मामला जो हैं वो चल रहे थे। और मैं तो ट्विटर अकाउंट्स भी देख रहा था जो मतलब के हुकूमती नुमाइंदे हैं वो अब खामोश थे बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अवाम जो है हमजा, इस सारी सूरत हाल में अवाम बहुत ज़्यादा पिस चुकी है, क्योंकि अब जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि जी हम भी किराए बढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये सूरत हाल सारी बड़ी ख़राब होती जा रही है अवाम के हवाले से अगर देखा जाए। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और हम अगर देखें तो हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम तर दावों के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल तनज़्ज़ुल देखी जा रही है और रवां हफ्ते के तीसरे कारोबारी रोज़ के दौरान भी इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 18 पैसे महंगा हो गया। और स्टेट बैंक के मुताबिक अमरीकी डॉलर की कीमत 18 पैसे महंगा होने के बाद 169 रुपये 12 पैसे हो गई है और डॉलर की कदर में इजाफे से पाकिस्तान के कर्जों का हजम जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम कारोबारी सरगर्मियों की बात करें, ख़ासतौर पे इंपोर्टर्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं और वो भी चीज़ें अगर इंपोर्टर्स के हवाले से देखें तो वो अब चाह रहे हैं कि हम जल्दी से बुकिंग करवा लें, क्योंकि वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद इससे भी आगे जो है डॉलर की उड़ान हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अब बात करेंगे चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मोतीवाला साहब। आपसे डॉलर की बढ़ती कीमत पर भी बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन हमें बता दीजिएगा कि क्या क्या हुकूमत वाकई कारोबार दोस्त है, जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फिर इजाफा कर दिया गया, तो अवाम तो महंगाई में आप नहीं समझते कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो अवाम को मजीद महंगाई के तूफान में झोंक रही हैं? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत के दौर पे जो महंगाई बढ़ी है वो पहले किसी हुकूमत के हिस्से में नहीं आई। इतनी जल्दी इतनी महंगाई और ये बहुत ज्यादा जो है ना हो गया। लेकिन अगर हम उसको ये सारा क्रेडिट इनको ना दें और अगर हालात को देखें, जैसे पिछला महीना जो है उसके अंदर $4 बिलियन का डेफिसिट आपने देखा। अब $4 बिलियन का डेफिसिट अगर एक महीने में होगा जो अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। वो अगर करंट ट्रेड अकाउंट डेफिसिट आएगा तो ये हालात तो देखिए होने हैं। डॉलर देखें एक कमोडिटी है, जैसे आप समझ लें आटा है, चीनी है, ऐसे डॉलर भी है। जब अब आटे की जब डिमांड बढ़ती है तो आटा महंगा हो जाता है। इसी तरह से जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर महंगा हो जाता है। और चूंकि डॉलर की डिमांड इसलिए बढ़ी कि हमने जितने हमारे होम रेमिटेंसेज आए, फिर जितने हमने जितना एक्सपोर्ट किया, उसके अगेंस्ट में जो हमने इम्पोर्ट किया वो $4 अरब ज्यादा था। और $4 अरब कहीं से तो आने, अगर वो नहीं मिल रहे और अगर उस डॉलर की डिमांड जब बढ़ जाएगी तो डॉलर लामाला ऊपर जाएगा। यही सूरत है डॉलर के बढ़ने की जो वजह है वो ये है। और ये $4 बिलियन कहाँ गए? क्या हमने कोई अय्याशी की है?
तो उसका जवाब ये है कि देखिए, जहां हुकूमत को मार्जिन देना चाहिए, जहां क्रिटिसाइज करना चाहिए, मैं हमेशा करता हूँ, जहां मार्जिन देना चाहिए वहां आपको ये देखना चाहिए ये $4 बिलियन का क्या हुआ। $4 बिलियन में अगर आप देखें तो $40-44 का जो ब्रांड था आज $75 टच करके गया। अगर हम 70-72 भी गिने तो आप समझ लें आपका सिर्फ ऑयल का जो बिल है वो आपका 80% बढ़ गया। तो अब ये कहाँ से आएंगे पैसे? अगर आप 8 बिलियन के हिसाब से भी गिन लें तो आपका जो है ना $1.5-2 बिलियन मुझे यही नजर आते हैं जो कि ऑयल की इंपोर्ट में चले गए। एडिबल ऑयल के दाम डबल हो गए। फिर आप ये देखें कि हमको वीट इंपोर्ट करना पड़ा, फिर शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी। तो आप ये इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं, फिर अफगानिस्तान को देख लें। अफगानिस्तान में जो हालात हैं उस वजह से जो है ना डॉलर जो यहाँ वहां से ट्रेवल करके यहाँ आता था वो नहीं आया, तो उसकी डिमांड जो अफगानिस्तान पूरी करता था कैश मार्केट के अंदर डॉलर की, वो भी रुक गई। तो ये सारी बातों को जब हम देखते हैं तो डॉलर रुपए पे प्रेशर आना ही आना था, और इसी प्रेशर की वजह से जो है ना ये डॉलर इतना ऊपर गया है और मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि रेगुलेटर बीच में आए, इसको इंटरवीन करे, इंपोर्ट्स को कर्व करने की हम कोशिश करें और कुछ न कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये जो दिन है ये हमारे बड़े तकलीफ के और बड़े टफ दिन है, ये आजमाइश वाले दिन है, इनको हमको गुजारना पड़ेगा। जुबैर साहब ये भी कह दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि मजीद प्रेशर आने की गुंजाइश भी है रुपए के ऊपर, यानी कि मजीद डी वैल्यू भी हो सकता है। खासतौर पर हम कारोबारी तबके की बात करें, डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, बढ़ती कदर है, इससे कारोबारी तबका किस कदर मुतासिर हो रहा है, खासतौर पर इम्पोर्टर्स की बात करना। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर तबका आज मुतासिर हो रहा है, कल मुतासिर होगा और मजीद मुतासिर होगा, क्योंकि जो इंपोर्ट के अंदर जितनी आइटम्स थी वो आप समझेंगे 18 से 20% महंगी हो गई। या पुट टुगेदर अगर आपका ये 13% अगर रुपया गिरा है तो इसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स सब लगा दें तो ये 20-25% जो है ना, ये जो आपकी इंपोर्टेड आइटम्स है वो महंगी हो जाएंगी। जो पाकिस्तान में बिकती है, बहुत सारी एसेंशियल आइटम्स है जिसमें एडिबल ऑयल सर फहरिस्त है, जो हम तेल घी और खाते हैं उसके लिए है, फिर पेट्रोल है, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। और जो पेट्रोल महंगा किया वो देखिए, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ये इनके हाथ बंद चुके हैं। इन्होंने जो प्लानिंग जो है ना वो शुरू से करनी चाहिए थी वो की नहीं। अब देखिए, रुपए का वाली वारिस का तो मसला ये है कि रुपया हमारा इंटरनेशनल बाजार में डॉलर में, पाउंड में, युआन में कन्वर्ट होके चलता है, यूरो में कन्वर्ट होके चलता है। रुपए की जो वैल्यू है वो हमारी लिंक्ड है डायरेक्टली डॉलर से। तो रुपए का जो है ना वाली वारिस तो हो ही नहीं सकता कोई, जब आप $4 बिलियन के डेफिसिट लेके आएंगे एक महीने में, तो ये हाल तो होना है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि रेगुलेटर को इंटरवीन करना चाहिए। आप ये देखें ना, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, अगर आप इसको देखें, शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की कि अफगानिस्तान से हम रुपए में डीलिंग शुरू कर देंगे, अभी तक स्टेट बैंक से इसकी परमिशन नहीं आई है। तो अगर इस तरह के हालात होंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होगा, तो ये तो थोड़ा बहुत तो हमको ये सफर करना पड़ेगा। अच्छा, मोदी भाई, कारोबारी कम्युनिटी की डॉलर के हवाले से स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुकाम से बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं इस बारे में, सारी जो सिचुएशन है इसकी रीजंस क्या है? देखिए जी, हमारी स्टेट बैंक से तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जरूर वजीर खजाना के हम बयानात सुनते हैं और हम जो हो सकता है वो मशवरा भी देते हैं। लेकिन यहाँ बात कोऑर्डिनेशन की है, ये दो इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अनाउंस किया, आप ये किसी बात से देख लें कि अफगानिस्तान जो इस वक्त प्रॉब्लम में है और हमारे कई माल रुके हुए हैं, और अगर वहाँ चूंकि वहाँ बैंकिंग का निजाम दरम बरम हो गया है और बाकी सिस्टम्स नहीं है, तो बड़ा सही फैसला किया शौकत तरीन साहब ने कि जो है उसको रुपए में आप डीलिंग कर सकते हैं, उन्होंने इजाजत दे दी। अब इजाजत दे दी, रेगुलेटर ने उसको ओन नहीं किया और अभी तक जो है ना वो रुपए की जो है ना परमिशन नहीं हो रही। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो फिर इसके अंदर जो है ना आप क्या बात करें, उसके साथ क्या बात हो सकती है किसी के साथ। तो हम ये हमारी ये समझ में नहीं आता कि अब वाली वारिस की जो आप बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस का पूरा जो सिस्टम है उसका वाली वारिस कौन है, ये सवाल पैदा होता है। देखिए, बात यह है कि अगर हमने कोई मुल्क को चलाना है तो उसके नॉर्म्स हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, आपको तमाम चीजों को आगे पीछे देखना पड़ेगा, फ्यूचर को देखना पड़ेगा। अब आगे विंटर आ रहे हैं, इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आज हमारे पास जो प्लानिंग है ना, असल प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग से चलते हैं, हमारी कोई मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। इस वजह से जो ना ये सारे प्रॉब्लम्स। मोदी वाला साहब, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस की भी हम बात कर रहे हैं जो बड़ी हैं, जिसका असर हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी मईशत पर भी पड़ रहा है, महंगाई जो है मजीद बढ़ने का खदशा भी है। अब डॉलर की अगर बात कर लें
इसको काबू में लाने के लिए फौरी तौर पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं हुकूमत की जानिब से, क्या मशवरा देंगे? गवर्नमेंट को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, और अभी जो डॉलर की जो डिमांड है उसको कम करने के लिए किसी तरह भी इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑयल को डेफर्ड पेमेंट के ऊपर लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आज जिस दाम में डॉलर है उस दाम में न लेना पड़े। आपको इससे पहले ही हेजिंग करनी चाहिए थी, आपको आरएलएनजी की भी हेजिंग करनी चाहिए थी। आरएलएनजी जो भी हम लेंगे बहुत महंगी आरएलएनजी है, उसके लिए भी फिर आपको डेफिसिट आएगा, तो आपका ट्रेड अकाउंट डेफिसिट को मुझे कहीं घटता हुआ नजर नहीं आता। तो उसकी तरफ फिर आप एक्सपोर्ट बढ़े, और देखिए एक्सपोर्ट की रेशियो यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 बिलियन आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो आप समझ लें 600 मिलियन डॉलर आपको उसके रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोतीवाला, सदर पाकिस्तान से आप गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए कि हम इस तरह से कंट्रोल कर भी सकते हैं चीज़ों को, और उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना साहब से भी हम बातचीत करते रहते हैं इस मामले में। मज़ीद जो है रुपये की कदर उनको घटती हुई ही नज़र आ रही है आने वाले दिनों के अंदर। खैर अभी हम आगे बढ़ेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात करेंगे जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा है। लाहौर आमद पर वज़ीर आज़म ऐवान वज़ीर आला पहुँचे थे जहाँ उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया था। बिल्कुल, और वज़ीर पंजाब ने वज़ीर आज़म को सियासी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग भी दी थी। वज़ीर आज़म को लाहौर की तज़ीन और आराइश और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जारी मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई थी, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लाहौर में पाक सी तज़ीन और आराइश को यकीनी बनाया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के हवाले से हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात पंजाब नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल का वज़ीर आज़म का लाहौर का दौरा कितना अहम था? 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर कैंटोनमेंट इलेक्शंस की बात कर ली जाए, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लाहौर में जो आना है अब वो एक रिवायत बन गई है। वो हमेशा से पंजाब उनकी तवज्जो का मरकज रहा। 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी का सूबा है, और यहाँ जो ऑन गोइंग मनसूबा जात हैं उनको भी देखना और दीगर मामलात पर भी तवज्जो देना, ये प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी दिलचस्पी का इजहार है पंजाब की आवाम के साथ। लाहौर में इस बार के विजिट पे एक तो लाहौर के इंतजामी मामलात के हवाले से भी कुछ तजावीज़ उनके सामने पेश की गई कि लाहौर की बढ़ती हुई आबादी और लाहौर पर बढ़ता हुआ पॉपुलेशन का प्रेशर, ट्रैफिक का प्रेशर, इंतजामी मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई रही। इसके अलावा अल्टीमेटली जाहिर है पॉलिटिकल लोग हैं, सियासत की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, और कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हुए उस पर भी डिस्कशन हुई। और इसके अलावा बहुत सारे मनसूबा जात पंजाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, पंजाब में इंतजामी मामलात हैं, पंजाब में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हेल्थ कार्ड के दायरे को जल्द अज जल्द वसी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पंजाब के हर शहरी तक हेल्थ कार्ड पहुंचे, उसको देखा गया। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो साउथ पंजाब में भी, अपर पंजाब में भी और पंजाब के दीगर हिस्सों में, उसमें एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, एनसीओसी के मामलात के हवाले से भी डिस्कशन हुई। तो ये सारी चीजें ये अहम डिस्कशन तो हुई है। लेकिन कुरैशी साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अगले 2 सालों के लिए क्या टारगेट्स दिए हैं कि इनको अचीव करना है 2 सालों के अंदर अंदर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अल्टीमेटली ख्वाहिश तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पंजाब की आवाम को रिलीफ दें, पंजाब की आवाम को ये एहसास हो कि गवर्नमेंट उनके साथ है। उस्मान बुज़दार साहब के विजिट्स पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पहले भी बहुत ज्यादा रहे। इस बार बाकायदा इसको प्लान आउट किया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर पंजाब भी और तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी अपनी अपनी डोमेन में वर्किंग भी करें और तमाम मामलात में वो फील्ड वर्क पर ज्यादा तवज्जो दें। प्रॉपरली देखना यह है कि हमने जो फील्ड में ऑन गोइंग मनसूबा जाते हैं वो डिफरेंट शोबों के हों। वो किसी भी जगह पर कोई मनसूबा चल रहा है तो जाहिर है जब तक हम उसको फील्ड में जाकर खुद विजुअलाइज नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उसकी प्रोग्रेस, उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं चेक करेंगे तो जाहिर है उसमें ठीक है कोई भी प्रोसेस। ठीक है, कैसा 2 अहम चीजें हैं वो भी बता दीजिएगा। वज़ीर आज़म साहब जब लाहौर आते हैं अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ उखाड़ पछाड़ हो जाती है, या तो ब्यूरोक्रेसी में हो जाती है या फिर वजारतें इधर उधर हो जाती हैं, कोई कलमदान तो तब्दील नहीं होने जा रहे। और दूसरी चीज़ ये बता दीजिएगा, कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि पंजाब में ख़ासतौर पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। क्या कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने बताया कि सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? महंगाई बड़ा मसला बनी या कोई और भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून आगे निकलती हुई नजर आई है?
देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून कहीं आगे नहीं निकली। पंजाब में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो अपने उरूज पर है। मुश्किल फैसले यकीनन करने पड़ रहे हैं और एक ही फैसला है जो मतलब बड़ा मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए गैर मकबूल है, वो है महंगाई। और महंगाई अल्टीमेटली आपने देखा, आप मुझसे ज्यादा चीजों को बेहतर समझते हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक इशू है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। एक तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पे इसके असरात भी रहे, लेकिन मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कल्चर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी पर नाराज हो। जाहिर है मुतफक्किर हो सकते हैं, उनको वो इस बात पर उनका कंसर्न है कि हमें अपने ग्रास रूट लेवल वर्कर को हर सूरत इंगेज करना है। बाज जगहों पर कुछ लोकल इश्यूज ऐसे रहे कि जिन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबी नताइज पर असर डाला, और मैं चूंकि खुद ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे इसको ओन करने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जब चीजों की ओनरशिप के हवाले से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाए तो फिर नताइज मर्जी के नहीं आया करते। ऐसा कतई नहीं है कि यहाँ पंजाब में मैं इसको नून लीग की कामयाबी नहीं कहूंगा, ये मैं अपनी बाज जगहों पर अच्छा, अब बाज जगहों पर अपनी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में अच्छा कलमदान तब्दील हो रहे हैं, कलमदान तब्दील होने वाले हैं। देखिए जी, पंजाब देखिए, जैसे आपने कहा कि इंतजामी उमूर में तब्दीलियां होती रहती हैं, इंतजामी डिसीजंस होते रहते हैं। तमाम डिसीजंस का ताल्लुक एक बात से है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, लोगों को ये एहसास हो कि गवर्नमेंट उनके मसाइल से ना सिर्फ उनसे वाकिफ है बल्कि उनको हल करने के लिए कोशिशों में भी मसरूफ है। तो मैं अभी तो फिलहाल नहीं समझता, लेकिन बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन है और पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए कोई भी डिसीजन किया जाए, कोई बेहतरी के लिए हम कह सकते हैं कि तब्दीली हो सकती है, हम नहीं होता जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं, लेकिन मैं समझता हूं कई वज़रा के हवाले से जो मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने उन पर एतमाद का इजहार भी किया है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि हम खबर को बगैर तस्दीक किए जब नशर करते हैं और वो खबर फिर जुबान ज़दे आम होती है। ठीक है, आप दुरुस्त करें क्वैस साहब। एक और अहम मामला है कि जिस पर अब बात होना शुरू भी हो गई है कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो इंतखाबात थे उसकी परफॉर्मेंस के बाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो बात हो रही थी, अब हो रहा है कि शायद PTI का इंटरेस्ट उसमें मजीद कम हो जाएगा, क्योंकि अगर उधर भी सेटबैक हो गया, आगे इलेक्शंस आने हैं तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा। नहीं, कतई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम पे जो बिलीव पहले रखती थी, देखिए KPK की एग्जांपल हमारे सामने है। KPK में कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि किसी गवर्नमेंट ने रिपीट गवर्नमेंट ली हो। वहां लोकल बॉडी सिस्टम के असरात थे कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दूसरी बार 2013 के बाद 2018 में एतमाद का इजहार किया। बहुत सारे इश्यूज, ये कोविड था और फिर लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से चूंकि जो साबका जो इदारे थे लोकल बॉडी के वो सुप्रीम कोर्ट में गए, कुछ अदालती कार्रवाई शुरू हो गई, गवर्नमेंट की मुकम्मल तैयारी है। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि मार्च 2022 पंजाब में लोकल बॉडी इंतखाब के हवाले से एक उसकी पॉसिबिलिटी है और हम अब ग्रास रूट लेवल पे अब लोकल बॉडी इलेक्शन की तैयारी भी करेंगे। और बहुत वक्त ऐसा होता है कि कुछ नताइज इंसान को आने वाले वक्तों में बेहतर फैसला करने के लिए एक रास्ता दे देते हैं। चलें, ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान सब कर रहे थे, वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर के हवाले से हम गुफ्तगू हो रही थी, वो आपने सुनी। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से ही। मुल्क में 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का संगे मील जो है वो अबूर कर लिया गया और NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 14 सितंबर को 8,90,980 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना पाबंदियों के हवाले से कहा है कि ये फौरी खात्मे का जो इम्कान है ये बिल्कुल नहीं है। और मीडिया से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना पर काबू पाने की बात भी कबल अज़ वक्त है। अच्छा, कोरोना से मुतालिक नाफिज पाबंदियाँ जारी रहेंगी, उन्होंने ये भी कहा है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आवाम के लिए खुशखबरी है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मौसर तरीन जो रूसी वैक्सीन है स्पुतनिक V अब आवाम को मुफ्त दस्तयाब होगी। पहले इसके लिए आपको पे करना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो फ्री होगी। और एक्सपो सेंटर लाहौर में शहरी रूसी वैक्सीन बगैर किसी
चार्जेस और फीस के लगवा सकते हैं जाके। पहले प्राइवेटली लग रही थी एक्चुअली, तो इसलिए जो है पे भी करना पड़ रहा था। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 50% हाजिरी के साथ तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो भी खोल दिए गए हैं। और सिंध की हम बात करें तो कोरोना पाबंदियों में नरमी करते हुए मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई। अच्छा, नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते के 6 रोज़ जो है वो मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। और सिंध हुकूमत ने इंडोर डाइनिंग भी खोल दी है। अब दफातर में भी उन्होंने कहा कि 100% जो अमला है वो काम कर सकेगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, बड़ा संग मील है, 7 करोड़ लोगों को हमने पहली डोज जो है वो लगा दी है, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी डोज़ की बात की जाए, फुली वैक्सीनेटेड लोगों की बात की जाए, वो तादाद अभी भी कम है और लोग शायद सेकंड डोज के लिए उस तरह आ नहीं रहे हैं। ये रुझान आप देख रहे हैं सिंध के अंदर भी? जी वालेकुम सलाम। तो बिल्कुल सेकंड डोज के लिए लोग थोड़ा सा मुश्किल से आ रहे हैं, मगर आ भी रहे हैं तो फिर कभी कभार उनकी जो वैक्सीन थी वो सेंटर में अवेलेबल नहीं होती है, तो सेकंड डोज लगाने में ये वाले मसले ज़रूर हो रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता होके ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेट, क्योंकि एक तादाद में ज़्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीनेशन अब की जा रही है, तो पाबंदियां जो है वो नरम की जा रही हैं। आप समझते हैं कि फैसले दुरुस्त हैं कि पाबंदियां नरम हो जानी चाहिए और हमें अपना लाइफस्टाइल इसके साथ ही बेहतर कर लेना चाहिए? सो आई थिंक इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि वैक्सीनेशन एंड ऑल्सो जो नरमी है। आई थिंक ये हमको याद रखने की ज़रूरत है कि वैक्सीन जो है ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो उसके बाद फिर आप बस महफूज हो गए। बिल्कुल वैक्सीनेशन जो है वो आपके जो लेयर्स हैं प्रोटेक्शन के, जिसमें मास्क और लोगों से दूर रहना और वेंटिलेशन है, उसके ऊपर एक 4th लेयर आपकी है। जो नरमी की गई उसकी एक बड़ी रीज़न वैक्सीनेशन तो है, मगर ये भी है कि हमारे रेट्स कम हो गए और हम प्रॉब्लम यही देखेंगे कि जब हमारे रेट्स कम होंगे तो चीज़ें खुलेंगी, जब रेट्स बढ़ेंगे तो फिर दोबारा सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा। चौथी लहर की हम बात कर रहे थे, आपसे अक्सर बात होती रही कि बड़ी तवील हो गई है, फिर कराची से चूँकि ये शुरू हुई थी और सिंध से शुरू हुई थी, बाद में बाकी सूबों की तरफ गई है। अब आप देख रहे हैं कि शायद चौथी लहर का जोर भी टूटता चला जा रहा है, इससे भी जल्द शायद हमें छुटकारा हासिल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो एटलीस्ट सिंध में तो रेट्स काफ़ी कम हो गए। ऐसा नहीं है कि कोविड ख़त्म हो गया, हमारे पास अभी भी केसेस तो आते हैं, मगर उस रफ्तार से वो दबाव अभी इतना नहीं है हेल्थ केयर के ऊपर। मगर अगेन वही बात कि अगर हम बिल्कुल ही हाथ छोड़ देंगे और बिल्कुल भी एक ही चीज़ पे हम जोर देंगे, यानी कि सिर्फ वैक्सीन पे जोर देंगे और बाकी चीज़ें भूल जाएंगे, तो फिर 5वीं लहर बहुत दूर नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से अब देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि अब डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैल गया था और जिस तरह से इंडिया से स्टार्ट हुआ और अब मतलब काफ़ी मुल्कों में भी पाया गया। अब जिस तरह से कहा जा रहा है इसके बाद जो अगला वेरिएंट है वो म्यू वेरिएंट है, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आप समझते हैं कि इस तरह के जो वेरिएंट्स आने का सिलसिला जारी है, तो हम लोगों को SOPs को क्या उस तरह से थोड़ा हमें और उनको मॉडिफाई करना होगा या फिर ये जो SOPs हैं इन्हीं को फॉलो करें हम? सो देखिए SOPs जो हैं वो यही जारी रहेंगे, बल्कि चाहे वो डेल्टा हो, अल्फा हो, म्यू हो या उसके बाद वाली वेरिएंट्स हैं, तो ये जो SOPs हैं हमारे 4 या 5 यही करामत है। मसला SOPs का नहीं है, मसला SOP फॉलोइंग का है एक्चुअली। अगर SOPs फॉलो करेंगे तो फिर आपके ये जो भी वेरिएंट है वो आपको नहीं लग सकता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज के हवाले से थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं ख़ास तौर पे, वो कुछ पे करके बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज जो लोग लगवा सकते हैं उनको सेकेंड डोज के बाद कितना दिन हुए हों तब वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, कितना दौरानिया गुजर गया हो, ये बता दीजिएगा। गैप कितना होना ज़रूरी है? इसमें एक्चुअली एक वजाहत कर दूँ कि ये जो अभी एक्स्ट्रा डोजेस लग रही हैं ये बूस्टर डोजेस नहीं है। बूस्टर डोज वो वैक्सीन होती है जो आप देते हैं किसी को जब उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, उसको दोबारा बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अभी जो डोजेस लग रही हैं ट्रैवलर्स के लिए, ये एक्चुअली रीवैक्सीनेशन है, ये दोबारा वैक्सीनेट हो रहे हैं ये लोग, क्योंकि जिनको पुरानी वैक्सीन लगी थी वो जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें ड्यूरेशन का ताल्लुक नहीं है, ये तो वही है जब आप ट्रैवल करेंगे तो उसी वक्त आपको उसकी ज़रूरत है। ये जो वैक्सीन लग रही हैं ये बूस्टिंग के लिए नहीं है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स खत्म करने के लिए। नहीं तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कह रहे थे, इसमें फिर अहम नुक्ता ये निकलता है कि पहली डोज के इतने दिनों बाद आपने दूसरी डोज लगवानी है, ये हमें बताया गया था, उससे पहले हम नहीं लगवा रहे थे। अब जो हम तीसरी डोज लगवा रहे हैं, जिसको हम रीवैक्सीनेशन जो आप कह रहे हैं, जो कि बूस्टर डोज नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ट्रैवल करना है तो इसलिए आपने लगवानी है, इसका भी कोई दिन है? 2 दिन बाद ही लगवाई जा सकती है या 28 दिन बाद ही लगवानी होगी?
सो अगर आप बिकॉज इसमें फिर हमारा एफिकेसी यानी कि वो बात ख़त्म हो जाती है कि आपकी ये सेकंड जो वैक्सीनेशन में कितना काम करेगी, क्योंकि उसके लिए तो there's obviously कुछ भी नहीं है। ये जब भी आपको ट्रैवल करना तो अगर सेकंड डे भी है तो आप लगा सकते हैं। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने अब 70 मिलियन लोगों को जो वैक्सीनेशन लगा दिया, आप एक अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि हमें मुकम्मल आबादी को वैक्सीनेट करने में अभी मजीद कितना वक्त लग सकता है? ये तो आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा बिकॉज इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि लोगों का रुझान भी नहीं है इतना इस तरफ, एंड लोगों का रुझान एग्जैक्टली। और हमने अमेरिका में भी ये देखा है एंड इवन आई कैन टेल यू हमारे इंस्टीट्यूट में ये देखा है कि शुरू में जो है वो एकदम से वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग होते हैं जो बढ़ चढ़ के आते हैं कि उनको वैक्सीनेट करना है, फिर बीच में थोड़ा सा वो आहिस्ता हो जाता है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि भाई हम लगाएं या लगाएं, और फिर दूसरों को देखा देखी में वो लगाते हैं, और फिर आखिर में वो लोग रह जाते हैं जो कि वो कहते हैं हमको वैक्सीन लगानी नहीं है। एंड यूएस में भी हमने ये देखा है कि और यहाँ पे भी आई एम श्योर ऐसे होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि बस उनको नहीं लगानी वैक्सीन। तो फुल वैक्सीनेशन इज देखते हैं कब तक होता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बता दीजिएगा, कल भी हम जिक्र कर रहे थे और हमारी कोशिश है कि अब इस एज ग्रुप को भी थोड़ा सा, क्योंकि उनके तो पेरेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, 15 से 17 साल की उम्र के जो नौजवान हैं उनको भी अब हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मोटिवेट करने से ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स को समझाया जाए कि फ़ैसला आप लोगों ने लेना है बच्चों के हवाले से। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, ट्रेंड क्या है? बच्चों को 15 से 17 साल उम्र के जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स वैक्सीनेट करवा रहे हैं उसमें, या हेजिटेट कर रहे हैं वो भी कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं, बाकी बच्चों को देख लें, हमसाये के बच्चे को देख लें कि उसके ऊपर क्या असर हुआ था? सो इसमें दो चीज़ें हैं। पिछले वैक्सीनेशन के बरक्स जब ये हमने एल्डरली की और हेल्थ केयर वर्कर्स की शुरू की थी, पे बढ़ाते गए थे। इस दफ़ा जब ये वाली जो वैक्सीनेशन हैं जो अभी आजकल हो रही हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग अगर आप वैक्सीनेट ना कराएं तो आपकी सर्विसेज रुक जाती हैं, तो स्कूल जाना या तो उसके अंदर फिर आपके पास थोड़ा सा कम ऑप्शन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको दबाव कि आप वैक्सीनेट करा लें अपने बच्चों को और अपने आप को भी। तो फिलहाल तो हमने एटलीस्ट ये नहीं देखा है कि लोग बिल्कुल ही मना कर रहे हैं या नाराज़ हो रहे हैं कि हमने हर किसी लगाएंगे, मगर ऑब्वियसली चक्कर ये होता है, ये लोग जो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, वो बाद में पता लगता है जब ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हैं, जब आखिर में जो लोग रह जाते हैं। सो अभी तो कहना मुश्किल है, सो फार बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं आई है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, और जितने भी वेरिएंट्स आ जाएं उसके हवाले से तो बहुत सीधी सी चीज़ है कि आप लोगों ने यही SOPs हैं जो आपको तकरीबन 1.5-2 साल से पता है, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। दूसरा, वैक्सीनेट तो जल्द अज जल्द करवाएं, जो इन लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई जाके जल्दी दूसरी डोज लगवाएं। अच्छा, अपना टाइम ड्यूरेशन जो है ना, जैसे 28 डेज अगर किसी वैक्सीन का है तो उसको उसके बाद ही जाके लगवा लें, और मैसेज को भी इंतजार ना करें। बल्कि दूसरा एक और बात ये कि जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, जब अपने गेस्ट के साथ हमजा, तो वो कहते हैं कि 2024 या इससे भी हम कह सकते हैं कि ये आगे तक जा सकता है कि कोविड जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल जो है हमें उसका हिस्सा बना लेना चाहिए, और अपने ये जो SOPs डिफाइन कर दिए उनके ऊपर हमें जो है ना स्ट्रिक्टली फोकस करना चाहिए कि हम इन SOPs को फॉलो करेंगे तो ही हम बच सकते हैं, क्योंकि ये कोविड जो है हमारे साथ साथ ही चल रहा है फिलहाल। तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत ज़्यादा जो है एहतियात तो करते रहिए, बरतते रहिए, लेकिन साथ वैक्सीनेट खुद को करवाइए। हमारे पास यही इलाज मौजूद है और आपको बारहा हम ये ताकीद भी करते रहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट भी करते रहेंगे ताकि हम सब जल्दी वैक्सीनेट हो सकें। जिसको अब मफरूज़ा कहा जा रहा है, हर्ड इम्यूनिटी को, उसको हम मफरूज़ा ना रहने दें, उसको अचीव करके दिखाएं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे रमा बरस जुलाई में 7 जुलाई को इंतकाल कर जाने वाले फिल्मी दुनिया के बेताज शहनशाह दिलीप कुमार साहब का ट्विटर अकाउंट अब बंद करने का फैसला कर लिया। हाँ जी हमजा, और दिलीप कुमार की तस्दीकशुदा ट्विटर अकाउंट पर दिलीप खानदान के जो गुज़श्ता 21 बरस से तर्जुमान थे फैसल फारूकी, उन्होंने ये पैगाम जारी करते हुए कहा कि काफ़ी बहसो मुबाहिसे के बाद और सायरा बानो जी की रजामंदी से मैंने अपने प्यारे दिलीप कुमार साहब का ये ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद करने का फैसला किया। और ट्वीट में मद्दाहों के लिए कहा गया है कि आपकी मसलसल जो मोहब्बत है और सपोर्ट है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और 7 जुलाई को मतलब क्या बात की जाए, इतना बड़ा फ़नकार, इतना अजीम फ़नकार जो है, तवील अलालत के बाद दिलीप कुमार साहब इस दुनिया से चले गए थे, रुखसत हो गए थे। हम फैसल फारूकी साहब के ट्वीट्स जो हैं वो देखते भी रहते थे इसके ऊपर, और उन्होंने ही खबर दी थी, जो ट्वीट उन्होंने किया था, जो तस्दीकी ट्वीट था इंतकाल के हवाले से दिलीप कुमार साहब के। और अब ये फैसला कर लिया गया कि दिलीप कुमार जो कि ब्लू टिक वाला उनका ट्विटर अकाउंट है, तस्दीकशुदा है, वो अब बंद करने का फैसला कर लिया गया। और सायरा बानो जी जो हैं वो भी इस पे मुत्तफिक हुई हैं कि हाँ उनसे रजामंदी ली गई है, फिर ही उसको अकाउंट को जो है उन्होंने बंद किया है।
तो ये अब थोड़ा सा मदाह भी होंगे कि हमें उनके अकाउंट से मजीद वो कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसा ट्वीट जो है हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया। हाँ जी, अब अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा। चलें जी, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हम छोटी मोटी मुश्किलात होती हैं, छोटी मोटी वजूहात होती हैं, कोई घर के हालात होते हैं, या फिर हम पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, कोई भी मामलात होते हैं, परेशानी होती है, उसमें हम जो है ना अपनी नाकामी के जवाब ढूंढते रह जाते हैं, जस्टिफाई करते रह जाते हैं कि जी कि चूंकि वो हुआ था, याद है ना, तो मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सका। वो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। मेरे तो बस हालात ऐसे थे कि मैं अच्छे एग्जाम्स नहीं दे सका, पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सका, या कोई भी हम जवाब बहुत सारी हमारे पास रीजंस होती हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए या उसको बताने के लिए, जी हम इसी वजह से नाकाम हुए, वैसे हम कोई मतलब हमने तो बड़ा अच्छा काम किया था। खैर, लेकिन माजूरी को मजबूरी नहीं बनाना है, ये साबित करके दिखाया 3 ख़वातीन है जिन्होंने माजूरी के बावजूद किसी की मदद के बगैर बैरून मुल्क सफ़र करके सबको हैरान कर दिया। तंजीला हैं, अफशा हैं और ज़रगून हैं, इन्होंने जो है माजूरी के बावजूद बैरून मुल्क सफ़र करके अपने अज़्म और हिम्मत को दूसरों के लिए मिसाल बना दिया है। और लाहौर की 30 साला तंजीला बचपन से ही माजूर हैं। वो कहती हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारी है, लेकिन अब तक वो इसी व्हील चेयर पर दुनिया के 20 ममालिक घूम चुके हैं। क्या बात है हमजा, आप देखें ना कि किस तरह से उन्होंने काम किया, और वो मतलब 20 ममालिक जो है वो घूम भी चुकी हैं। इसी तरह अगर हम अफशा की बात करें, अफशा ने भी बड़ा बेहतरीन काम किया है। मतलब ये तीनों जो लड़कियां हैं, आप देखें कि ये माजूर हैं, लेकिन इन्होंने माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। अगर हम अफशा की बात करें तो 32 साल अफशा पेशावर में रहती हैं, और बचपन में पोलियो वैक्सीन ना करवाए जाने के सबब 22 साल की उम्र में उनके जिस्म का जो 75% हिस्सा है वो अपाहज हो गया था, और उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में BS ऑनर्स कर रखा है। हाँ जी, और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर माजूर अफराद के लिए बनाए जाने वाले कई मंसूबों का वो हिस्सा भी हैं। और हम अफशा से बात करेंगे। अफशा आफरीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अफशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मतलब हम क्या कहें इसके ऊपर कि कहाँ से इतना हौसला आ जाता है, कहाँ से इतनी आपको मोटिवेशन मिली कि मैं कर सकती हूँ? हम तो कुछ छोटी सी सुई चुभ जाती है ना, उसके ऊपर भी जवाब ढूंढते हैं कि हमारी नाकामी की वजह वो सुई थी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है या पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ जो है, हमारी ज़िंदगी ही ऐसी होती है जब हम डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, बचपन से होते हैं, तो हम इतने आदी हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने इस लाइफस्टाइल है ये हमारा, हम इसको डिसेबिलिटी कम बोलते हैं, लेकिन ये हमारे ज़िंदगी गुजारने का एक अलग अंदाज है। दुरुस्त। तो जितनी हिम्मत होती है वो हमें, एक तो फैमिली है जो बहुत मैटर करती है, आपकी फैमिली। सेकेंडली इंसान खुद, उसकी ज़ात, अगर वो चाहे तो अपनी डिसेबिलिटी को, जो भी चीज़ उसको एक्सेप्ट करे और उसको अपने साथ लेके जाए, लेकिन पॉजिटिव वे में लेके जाए, लर्निंग करे हर एक चीज़ से। तो बाकी सोसाइटी में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आई कि हमने वो बैरियर्स देखे, बहुत सी चीज़ें देखी, लोगों के ऐसे रवैये हमने देखे कि इंसान उससे टूट जाता है। लेकिन हम टूटे भी हैं, लेकिन दोबारा से ऐसे मजबूत जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अफशा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि हम वो जो लोगों के रवैये होते हैं मनफी, उनसे टूटे नहीं हैं, उनसे बल्कि मजबूत ही हुए हैं। आप बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? समाजी कामों में माशाल्लाह से आप बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, वो काम करती हैं, मुश्किलात कितनी आपको फेस करनी पड़ी सारे अमल में? अब तक की जो मेरी लाइफ है, यानी 32 इयर्स मेरी एज हो गई है, तो इसमें ओवरऑल एजुकेशन से लेके बाहर की खेल कूद से लेके, बच्चों को मैं देखती थी वो खेलते थे, मैं बैठ के आराम से, मैं कोई भी झूले में मैं नहीं बैठ सकती थी, सारे झूले मेरे लिए इनएक्सेसिबल होते थे, मैं सिर्फ उनको देखती रहती थी। स्कूल हुआ तो उसमें भी टॉयलेट्स होते हुए मेरे एक्सेसिबल नहीं होते थे, तो लंच का ना करना, ब्रेकफास्ट ना करना, ऐसे ही घर से निकल जाना। तो ये जिंदगी का यही तरीका रहा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल नहीं थी हमारे लिए, लोगों के रवैया ये था कि भाई आप पढ़ के क्या कर लेंगी, आप कौन सा तीर मार लेंगी। तो ये चीजें हमें सुनने में बहुत मिली थी। और बाद में इवन के फैमिली में भी कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते, कुछ कहते थे कि आप ज्यादती कर रहे हो, बच्ची को सुबह सवेरे स्कूल भेजते हो, आप इससे कमाओगे क्या, जो इसको पढ़ाओगे लिखाओगे, क्या जरूरत है। चलें, तो आपको जितनी दाद दी जाए कि आपने और आपकी फैमिली ने इन तमाम चीज़ों का मुकाबला किया, आप एक कामयाब जो हैं हिस्सा हैं हमारे ही मुआशरे का। अच्छा, आप ट्रैवलर हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं? ये घूमने फिरने का ख्याल कैसे आया था और किस तरीके से जाती हैं? साथ कौन दे रहा होता है? ये तकरीबन 7 ममालिक में जा चुकी हूँ, और जो 8वां जो मुल्क था ये हमारा इजिप्ट का ही विजिट था।
इस पे हम लोग गए थे। और राउंड अबाउट मतलब ये था कि हमने अभी तक जितने ममालिक में गई हूँ, पहले मैं अपने कोई ना कोई अटेंडेंट होता था हमारे साथ, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स के लिए मैं बाहर जाती थी। लास्ट 2 ट्रेनिंग्स ऐसी हमारी हुई, एक टर्की में थी और एक मलेशिया में थी, जो तकरीबन हम लोगों ने नवंबर एंड दिसंबर 2020 की बात है। अच्छा, नवंबर दिसंबर में मुझे अकेले जाना पड़ा, उसमें मैंने अपने साथ अटेंडेंट को नहीं लेके गई। आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट। तो जब मैं वहां पे चली गई तो मुझे फील हुआ यार वी कैन डू दिस, लाइक हमें अटेंडेंट के बगैर भी हम जा सकते हैं। सिर्फ बात होती है आपके अपने कॉन्फिडेंस की और एक होती है एक्सेसिबिलिटी की। तो जब मैं वापस आई, जिसमें मेरे पास तंजीला चली गई थी टर्की, तो वो भी अकेले गई थी। तो हमारे साथ जरगूना जो फ्रेंड है क्वेटा से है, तो वो पहले जाती थी, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी वो अपने साथ अटेंडेंट लेके जाती थी। हमें डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अकेले जाने नहीं दिया जाता। हमें कहते हैं कि आपने अटेंडेंट लेके जाना है, क्योंकि ये उनकी एयरलाइन की SOPs है। तो अकॉर्डिंग टू देम हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी हैव टू गो अलोन, मतलब विदाउट अटेंडेंट। तो फिर प्लानिंग हुई, फिर हमने इजिप्ट को सेलेक्ट किया, क्योंकि हम तीनों को इस्लामिक हिस्ट्री से बहुत ज्यादा शौक है। हमने कहा कि चलो आगे जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह सब कुछ हुआ, और वो सब देखा हमने। तो प्री बुकिंग सब कुछ की, वीजा खुद लगाया, सब कुछ किया। अफशा, ये बहुत ही हिम्मत की बात है कि आपने अकेले सफ़र करने के बारे में सोचा कि हम अकेले जाएंगे, हम अटेंडेंट के बगैर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं आप बाहर की कंट्रीज में, तो वहाँ पर लोगों का रवैया कैसा होता है, किस तरह से वो आप लोगों को डील करते हैं? रवैया उनका बहुत अच्छा होता है। एज ए टूरिस्ट आप जाते हो तो डेफिनेटली उनको बिजनेस भी मिल रहा होता है कि भाई हमें इनसे बिजनेस भी मिलेगा। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हम लोग ने मुस्लिम कंट्री फर्स्ट टाइम इसलिए चूज की थी कि एक तो वो रिलीजन का थोड़ा सा हमें मसला नहीं होगा, सेक्युलर फूड का नहीं होगा, और बाकी जो रवैया उनका था, बीइंग अ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज्यादा, एंड मुस्लिम वुमेन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी उन्होंने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम आपसे 2-3 जो मसाइल हैं, मतलब कि पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, उनके 2-3 मसाइल भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि आपने किसी भी बिल्डिंग के अंदर एंटर होना है, उसके अंदर बैंक्स हो सकते हैं, वहाँ पर मसाइल हो रहे होते हैं कि रास्ता ही नहीं है, आप लोग कैसे जा सकते हैं, सोचा ही नहीं जाता बनाते वक्त किसी चीज़ को कि जी कि जो लोग व्हील चेयर पे होंगे वो कैसे जाएंगे यहाँ पर। और फिर आपने इंटरनेशनली ट्रैवल किया, वहाँ पर आपने कोई फ़र्क देखा है कि वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, यहाँ पर शायद नहीं रखा जा रहा होता उस तरह से? बिल्कुल फ़र्क वाज़ेह था वहाँ पे। जिस तरह मैं अगर इजिप्ट की बात करती हूँ तो वो इतना डेवलप्ड नहीं है, मैं ये भी कहूँगी। पाकिस्तान बहुत डेवलप्ड है, लेकिन उसमें डिसेबिलिटी को नहीं कंसिडर किया गया। इजिप्ट में डेवलप नहीं है, लेकिन वहाँ पे डिसेबिलिटी को कंसिडर किया गया है। जो टूरिस्ट उनके स्पॉट्स थे, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी थी व्हीलचेयर यूजर्स के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे व्हीलचेयर यूजर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अफशा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आप पोलियो का शिकार हुई, अपनी कहानी वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि हमें ये पता लगा था। तो वो जो पेरेंट्स अभी भी शायद हेजिटेट करते हैं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, उनको भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शॉर्ट में अपने बारे में बताऊंगी। मैं 2.5 साल की थी, तो मेरे फादर जो थे वो पाकिस्तान में नहीं होते थे, वो बिजनेस के लिए बाहर जाते थे। मेरी मदर जो है वो इलिटरेट है, लेकिन वो हम सिटी शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी मदर को पता नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और उस टाइम डोर टू डोर सर्वे नहीं होता था, वैक्सीनेशंस नहीं होती थी। तो 2.5 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ, तो 24 आवर्स में मुझे डबल अटैक्स हुए थे, जिससे मेरी 75% जो मेरी बॉडी थी वो पैरालाइज्ड हो गई थी। मेरी सिटिंग पोजीशन भी नहीं थी, नेक कंट्रोल एंड हैंड कंट्रोल्स कुछ भी नहीं था। लेटर ऑन फिजियोथेरेपी सब कुछ करा के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाती थी। लाइक मेरा जो बचपन गुजरा है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में गुजरा है। लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, और मैं अपनी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी। सारी जर्नी मेरी जो थी, जो मेरी जिंदगी का जो हिस्सा, जो मैं कहती हूँ कि मुझे जीना चाहिए था बहुत अच्छे से, वो मैं नहीं जी पाई, क्योंकि सिर्फ एक पोलियो की वजह से ही हुआ। ज्यादातर हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, क्या है, दो करते हैं, बाकी बच्चों को नहीं हुआ पोलियो तो इसको क्यों होगा। और हमें अल्लाह पे भरोसा है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने आपको ज़हन भी दिया है, बीमारियां आती है तो उसके लिए दवा भी है। बिल्कुल, तो ये चीज़ होती है कि कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी।
हिम्मत वाली हैं आप और ज़बरदस्त बड़े आप खातून है ये। और आप देखें हमजा कि ये मैसेज पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे सामने अफशा की स्टोरी आई है, इस तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, फैसलाबाद की थोड़ी सी बात कर लेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन बेल्ट्स पर माफिया ने कब्जा जमा लिया है। कहीं खाने के ठाने के ढाबे हमें नज़र आ रहे हैं, कहीं दुकानदारों ने सामान रख लिया और ग्रीन बेल्ट की जो खूबसूरती है वो तो गई ही गई और वैसे ही जो है घास और पौधे भी तबाह हो गए। बिल्कुल ऐसे। इस बारे में हम मजीद जानेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाइस्ता साहब मौजूद है। शाइस्ता, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कोई कार्रवाई नहीं की गई इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुतअद्दिद शाहराहों पर मौजूद ग्रीन बेल्ट्स कब्ज़ा माफिया की नज़र होई हुई हैं। स्पेशली यहाँ पर जो होटल्स और ढाबे चलाने वाले छोटे छोटे ये जो फूड पॉइंट्स बने हुए हैं, इन्होंने अपना कारोबार चमकाने के लिए इन ग्रीन बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आउटडोर डाइनिंग शुरू है और इनडोर डाइनिंग बंद है, तो ऐसे में इन ग्रीन बेल्ट्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ का इसी सूरत हाल की वजह से सत्यानाश हो गया है। स्पेशली शहर की खूबसूरती के लिए ये ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई थी, अब ये शहर की बदसूरती का ही सबब बनी हुई है। यहाँ पर अगर शहर की हम मेन शाहराहों की बात करें तो उनमें सूसा रोड, फिजान मदीना चौक, डी ग्राउंड, मिल्लत चौक और इसके साथ नटवाला रोड पर इस तरह की सूरत हाल, जहाँ पर खाने पीने के और खाबे उड़ाने के पॉइंट्स ज़्यादा मौजूद है, तो वहाँ पर गाहक जो है उनको इसी तरह पे ग्रीन बेल्ट्स पर ही डील किया जाता है। दुकानदार यहाँ पर चेयर्स और टेबल्स लगाते हैं और यहाँ पर ही जो ग्राहकों को खाना सर्व करते हैं। PHA का कहना है कि पहले तो इनको दुकानदारों की जानिब से अदायगी की जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ना ही PHA का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बल्कि उनको इनकी देखभाल करने के लिए ग्रीन बेल्ट्स की ज़्यादा मुशक्क़त करना पड़ती है। यहाँ की सफाई सुथराई का भी खास ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से यहाँ का ग्रीन बेल्ट्स का हुलिया ही बिगड़ गया है। ग्रास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पौधों को यहाँ पर नुकसान पहुँच रहा है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि हमें तो एक खुली फ़िज़ा में खाने का मौका मिलता है तो हम पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन दुकानदार जो है वो स्पेशली अपना कारोबार चमकाने के लिए PHA को भी अज़ियत दी हुई और कब्ज़ा माफिया बने हुए, ना वो कोई अदायगी करते बल्कि उल्टा अपना कारोबार चमकाने के लिए ये जो सरकार की मलकियत है उनका इस्तेमाल करे, लेकिन कोई इनको रोकने वाला नहीं है। PHA ने अपने मसाइल बयान करते हुए कहा है कि उनके पास हमें आगाह कर रही थी और इस बारे में मैं बता रही थी। हम यहाँ पे ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिंध में महकमा तालीम की फर्नीचर खरीदारी से मुतल्लिक जो है गुफ्तगू कल हुई थी, लेकिन एक नया मोड़ सामने आया। सूबाई वज़ीर इत्तलात जो हैं वो सारा मलबा वज़ीर आला सिंध पे शायद डालते हुए नजर आ रहे हैं या कुछ ऐसे ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कराची में गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, उनका कहना था कि मीडिया पर आया कि सिंध में महकमा तालीम ने फर्नीचर की खरीदारी में कई अरब का टीका लगाया और ये ठेका जो है मेरे दौर में शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि स्कूल फर्नीचर की खरीदारी में कई अहम अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी, जिसने 2018 में एक प्रोसेस शुरू किया था और सईद गनी ने अपना दामन बचाते हुए कहा कि अगस्त से फरवरी 2020 तक महकमा तालीम वज़ीर आला सिंध के पास रहा था। इसका कलमदान जो अच्छा, अहम सवाल क्या है? अहम सवाल ये है कि फर्नीचर की खरीदारी में जो करप्शन है, जिसने भी की हो, जिसके भी दौर में हुई हो, सूबे में अगर हुक्मरानी की बात करें तो उसके मज़े तो गुज़श्ता 13 बरसों से पीपल्स पार्टी ही लूट रही है। वही सूबे के स्याहो सफ़ेद की मालिक है, हर चीज़ के लिए जवाबदेह सिंध गवर्नमेंट ही है। बिल्कुल, जहां उसकी मर्जी के बगैर आप देखें कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है। दूसरी जानिब अगर हम कराची की देखें हालत ज़ार, तो वो भी सबके सामने, और शहरी जो हैं वो पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और दूसरी जो बेसिक उनकी नीड्स हैं उनको ही वो पूरी नहीं हो रही, उन चीज़ों को ही वो तरस रहे हैं और वही उनका जो है ना मसला वो एक ख़त्म नहीं हो रहा है। अच्छा, सईद गनी साहब ने कहा क्या था, आपको पहले वो सुना दें। पिछले कोई 6-7 वर्षों से सूबा सिंध में स्कूलों में जो बेंचेज हैं उनकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी। 2019 में दोबारा ये टेंडर हुए जब ये महकमा तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास था। मैं उस वक्त अभी वजीर नहीं बना था। सरदार शाह साहब गालिबन अगस्त 2019 तक ये वजीर तालीम थे। अगस्त से लेके फरवरी 2020 तक जो महकमा तालीम है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास था और मैं मिनिस्टर बना था फरवरी 2020 में। अगर तो किसी के पास कोई सबूत है कि जी मैंने किसी मनपसंद, कहा गया मनपसंद ठेकेदार, कोई मनपसंद ठेकेदार बताएं कि ये मनपसंद है, मेरा रिश्तेदार है, सबूत है आपके पास, बिल्कुल मुझे सजा मिलनी चाहिए उसकी। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर।
बच्चे जिन डेस्क पे बैठ के तालीम हासिल करते हैं, हम उनको सबक पढ़ा रहे होते हैं सदाकत का, अमानत का, तो वही डेस्क जो है महंगे ख़रीद लिए गए हैं। फिर अब ये बहस शुरू कर दी जाए कि किसका दौर था किसका दौर नहीं था। क्या ज़िम्मेदारी पूरी सिंध हुकूमत पे जो है नहीं होती है आयत के? पूरी सिंध हुकूमत को ये ख्याल करना चाहिए नीचे जो भी स्याह सफ़ेद हो रहा है जवाब तो उन्होंने देना है। असल में पहली चीज जिस शेर से आपने शुरू किया था उसका अगला मिसरा भी कहते थे, तो आपको पता चल जाता है कि हमने अपने इन बच्चों से किसी कौम की इमामत का काम नहीं है। बात यह है कि सईद गनी साहब के स्टेटमेंट के दो हिस्से, एक हिस्से पे तो आप तवज्जो दे रहे, जरा दूसरे पे भी तवज्जो कर ले। 10 साल से हमने डेस्क ही नहीं ऑर्डर किए। डेस्क ऐसी मजबूत चीज होती है जिनकी जिंदगी हजारों साल होती है और हजारों साल नरगिस अपनी बेदुमूरी पे रोती है। क्या किया जाए? ये 10 साल से डेस्क नहीं ऑर्डर किए। 20 लाख बच्चा जो है फर्श पे बैठ के पढ़ता है सिंध में, 20 लाख। और जब फर्नीचर ऑर्डर करते हैं तो वो टोपी एक दूसरे पे पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल की बात नहीं है। बात ये है कि आपको 10 रुपये जाते हैं तो आप आसमान एक कर देते हैं। अरे आप भी कभी बाजार जाके पूछते थे कि 6,000 की चीज 30,000 में कैसे मिल रही है, उसका नहीं पता चलता। मैं एक चीज और आपसे कहूँ कि ये सुजुकी गाड़ी ले लो मर्सिडीज के नाम में, सही गाड़ी को मर्सिडीज में नहीं नजर आता। अजीब लोग। देखो नकवी साहब, लेकिन अब ये जो सूरत हाल है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो इसको हाईलाइट की है, अब ऑपोजिशन क्या इस हवाले से करेगी? क्या ऑपोजिशन इस चीज को आगे लेके चलेगी, अदालत में लेके जाएगी ये मामले को? तो अब देखिए, मैं इसे हमारा काम चीजों को उजागर करना है। इदारे मौजूद, इदारों को खुद रिएक्ट करना होगा। हम कितने केसेस करेंगे? वकील मुफ्त में नहीं आता बीबी, और ये कोई हमारे लिए मुफ्त में काम नहीं करते, उनका भी वक्त है, उनको भी अपने बच्चे पालते होते। हमारा काम कौम के सामने हकाइक है, हमने साबित कर दिया है, बार बार साबित कर रहे हैं। मुराद अली शाह चोर, नालायक भी है, चोर भी है। इससे के क्या किया है? सिंध बैंक को तबाह कर दिया। 100 करोड़ का टीका लगवाया था सिर्फ एक थट्टा शुगर मिल को लोन देने में। GIT पढ़ लीजिए, उसके सारे कारनामे आपको नजर आ जाएंगे। फरियाल तालपुर के नजर आ जाएंगे। जरदारी लीग के चीफ, मुल्क पर भारी सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी के कारनामे नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ऊपर से कहते हैं ना फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जी ठीक है नकवी साहब, मामला आपने जो पहले गुफ्तगू की थी कि बेंच तो सालेहा साल चलते हैं, अभी भी अगर हम अपने जहाँ से जिन कॉलेज से हम पढ़ के निकले, यूनिवर्सिटी से हम पढ़ के निकले, उन बेंचेस को जाके जब उन कमरों में दाखिल होते हैं तो वो अपने बेंच ढूंढते हैं कि हम कहाँ पर बैठते थे, और वो हमें मिल भी जाते हैं, अभी भी मिल जाते हैं, स्कूल में भी मिल जाते हैं इवन। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वकील मुफ्त में नहीं आता। ऑपोजिशन चले सड़कों पर तो आ सकती है, ऑपोजिशन और तो कुछ कर सकती है। ऑपोजिशन क्या करे अगर यही सोचती रह जाएगी हर ऑपोजिशन के जी के वकील भी मुफ्त में नहीं आते हैं, खर्चा भी होता है, तो फिर तो हुकूमतें 5-5 साल पूरी करते रहेंगे, हम उनको रोकेंगे कैसे ये काम करने से? जी हलीमा, आप देखिए हलीमा शेख साहब ने क्या किया। बाजार गए, सारे डेस्क ले आए, असेंबली में रख दिया, मीडिया के सामने ले आए, सारी दुनिया ने देख लिया। अब ये हुकूमत वक्त का है कि वो अगर उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता, फटाफट जवाब आता कि इसके शीशम की लकड़ी और मेरी शीशम की लकड़ी में ये फर्क है, मेरे स्टील के गेज में इतना फर्क है, हम टेंडर का प्रोसेस इतना था। जब वो खुलेगा, मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों कि आज की दुनिया में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने सगे भाई को जो है वो ठेका डायरेक्ट दिलाता है। पहले फ्रंट मैन क्रिएट होता है, फ्रंट मैन से पहले से बात तय हुई है कि मेरे भाई से तू बनवाएगा, तेरे 200 रुपए बीच में। पीछे किस किस कारखाने में बने, कहाँ हुए, या तो वो 200 रुपए वाला कजन होगा जिधर 50-50 हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये सब जेबें भरने का टीका है। तो ऐसा लगता है आजकल लोग चोरी, वो देखिए चोर उस वक्त कहलाता है जब चोर पकड़ा जाए, लेकिन अल्लाह ने एक असूल और भी बताया, और वो भी दुनिया को मद्देनजर रखना चाहिए
हमें पता है जब सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, समंदर को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, जो मखलूक है उसको देखते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि इस दुनिया में कोई खुदा है। तो जब आप हालात ऐसे देखते हैं ना पूरे सूबे सिंध के, तो आपको ये अंदाजा हो जाता है इस सूबे के ऊपर कुछ चोर बैठे। अच्छा नकवी साहब, जिस तरह से अब एक तो ये मामला ये जो हमने देखा है, हमने डिस्कस भी किया डेस्क वाला, ये करप्शन तो सिंध हुकूमत की हमारे सामने आई है, और एक और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी सिंध हुकूमत की जानिब से 163 अरब की माली बेज़ाब्तगी सामने आई है। इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? जी देखिए, मैंने इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये इशू भी मैंने उठाया था। 231 अरब रुपए के पेंशन के फंड्स में चोरी हुई। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। हैदराबाद और दादू के एरिया में हुआ है। दादू वो एरिया है जो चीफ मिनिस्टर साहब का अपना एरिया है, उसमें जो लोग मुलव्विस हैं वो उनके साथ करीबी ताल्लुक रखते हैं, और 230 अरब का है जिसका जवाब आज ये ऑडिट रिपोर्ट को निकले हुए 2 साल हो रहे हैं और अभी तक उसको नहीं दी गई। आप कहेंगे मैं आपको सारे कागजात। जी ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। मामला बहुत संजीदा है अगर हम देखें। वैसे तो 1 रुपए की भी अगर करप्शन देख लें, बेज़ाब्तगी देख लें, उस पर क्वेश्चन तो होना चाहिए और होना बहुत ज़रूरी भी है और तभी कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन बच्चों की तालीम के हवाले से जो वाबस्ता चीज़ें, अगर उसमें भी ऐसा मामला होता रहेगा, तकरीबन 30,000 तक अगर आपने 23,000 से लेकर किया है, वही कि जहाँ पर आपने 2 बच्चों को वो दिया है, वहाँ पर अगर आप उसको देखें तो आप 8 बच्चों को वो दे सकते थे कि आपने इतनी ज़्यादा देखे ना कि ओवर स्पेंडिंग की है। करप्शन करना मेरा ख्याल है उन्होंने बेहतर समझा, कहा कि 8 बच्चों के बजाय 2 को ही ठीक है। दुनिया के, पाकिस्तान के और दुनिया के बेहतरीन जो है ना, आप लेके आ जाएं बढ़ई और वो आपको आके बताएंगे जी कि ये कितने का बन सकता था। और वही बात है कि ये आपकी लकड़ी कितनी जो है पायदार थी, जो दूसरी लकड़ी इतनी पायदार नहीं हो सकती। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान दिलकश और मुतनव्वे सियाहत के लिहाज से दुनिया में अपनी मिसाल आप है, और दिल को छू लेने वाला पहाड़ी सिलसिला हो, सहरा हो, खूबसूरत साहिल हों, आबशारें हों, तारीखी और मजहबी असासों की बात की जाए तो हसीन इम्तजाज का जो है पाकिस्तान अक्कास है। बेशक हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है हमजा। और मुल्क की सयाहत की अगर बात करें तो सनत मईशत को फ़रोग देने और रोज़गार के मौके पैदा करने की बड़ी सलाहियत भी रखती है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके साथ साथ बहुत से चैलेंजेस भी हैं जो सनत के फ़रोग में रुकावटों का बायस बनते हैं। जैसे मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान हो गया, रोड नेटवर्क हो गया, ट्रेन ट्रैक हो गया, हवाई अड्डे हो गए, और गैस और बिजली की जो बेसिक जो सहूलियात हैं वो जिनकी दस्तियाबी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि मसाइल भी होते हैं इन जगहों पर, जो कि इनको सही करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है, पहाड़ी इलाकों तक ये तमाम सहूलतें फराहम करना बहुत मुश्किल है, ये बात हम समझते हैं, लेकिन नामुमकिन तो हरगिज़ नहीं है। इसके अलावा गुज़श्ता चंद दहाइयों से पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जो ख़राब सूरत हाल रही है और सयाहत की हौसला शिकनी हुई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं और हम देख रहे हैं कि सेफ़ हैं हमारे इलाके। और ज़्यादातर सियाहती मकामात को देखा जाए तो वहाँ पर दूसरा मसला महदूद होटल्स हैं, रिहाइश की सहूलियात की वजह से सयाह पाकिस्तान आने से हिचकिचा रहे होते हैं। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पे काम करना होगा, ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद दरपेश रही हैं। बिल्कुल, और हुकूमत को अब इन मसाइल के हल के लिए हर माली साल में सयाहत की सनत के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है मुख्तस करना चाहिए और करना भी होगा। पाकिस्तान में मशहूर सयाहती मकामात के हवाले से आगाही मुहिम भी शुरू करनी जानी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर ये वाली जो है जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ये भी हैं मौजूद, वो यहाँ पर भी जा सकें, ना कि सिर्फ जो 1-2 जो हाईलाइटेड हैं उन्हीं का रुख करें। बिल्कुल ऐसी हम बात करेंगे MD PTDC आफ्ताबुर रहमान राना साथ मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राना साहब आपसे बातचीत होती रहती है, जो इक़दामात किए जा रहे हैं। आज हम कुछ चैलेंजेस पे बात करना चाहेंगे कि चैलेंजेस अभी भी क्या हमें दरपेश हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं होती हैं, लेकिन हमें किन चैलेंजेस का सामना है और कोरोना की वजह से हम उनको अभी तक शायद एड्रेस नहीं कर सके होंगे। जी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आपने जो सेहत के हवाले से चैलेंजेस की बात की है, आई थिंक एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त हमें दरपेश है वो कोरोना का क्राइसिस है, जो कि सारी दुनिया के टूरिज़म को बुरी तरह से मुतासिर किया है।
और ओवरऑल टूरिज्म के अंदर 80% से भी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। ज़ाहिर है उसके असरात पाकिस्तान जैसे मुल्क पे भी हुए हैं, क्योंकि जो गैर मुल्की सियाहत थी वो बहुत कम हो गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो हमने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह से सेफ एंड साउंड तरीके से कोरोना के दौरान भी टूरिज्म को चलता रखें। तो उसको तो हमने चैलेंज को मीट करने के लिए किसी हद तक अपने आप को तैयारी करके इस काबिल बनाया कि सियाहत का पहिया मुल्क में चलता रहे। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अभी भी हमें मज़ीद काम करना है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है। जब तक आपके मुल्क में अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आप सियाहत को फ़रोग नहीं दे सकते। तो उसके लिए हुकूमत अभी ये कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए कि वो आगे बढ़े और टूरिज़्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा जो एक अहम चैलेंज अभी तक रहा है वो ये है कि किस तरह से हम जो गैर मुल्की सयाह हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन कर सकें दोबारा से, क्योंकि आपको पता 9/11 के बाद से जो फॉरेन टूरिज़्म है वो बिल्कुल कम हो गया था और अभी तक कम है। तो उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान का जो टूरिज़्म का इमेज है, एक पूरी कैंपेन इस वक्त डिज़ाइन की जा रही है जिसको पाकिस्तान टूरिज्म ब्रांड कैंपेन कहते हैं, और वो बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर खुद लॉन्च करने वाले हैं अभी, क्योंकि कोरोना के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि फौरी तौर पे उसको लॉन्च करें। तो वो उससे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा फॉरेन टूरिज्म बढ़ेगा, और फॉरेन टूरिज्म के आने से ऑब्वियसली जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइवेट सेक्टर भी इंकरेज होगा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट अभी तक ज़्यादातर इन्वॉल्व थी सयाहों को खुद से फैसिलिटेट करने के लिए, अभी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाह रही है, एक उनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट कि वो इन्वेस्टमेंट करें। तो जितने सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं और पीटीडीसी के मोटल्स हैं उनको एक मरहलावार पॉलिसी के तहत अभी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने एड रिलीज किया है कि जो पहले मरहले में गिलगित बल्तिस्तान में जितने मोटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे ताकि वो उनके स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हों और प्राइवेट पार्टीज आएँ उनको इन्वेस्टमेंट करके मजीद अच्छी सहूलतें वहाँ पे फराहम करें। तो इस तरह से काफी सारी और चीजें भी हैं बता दीजिएगा जिनके ऊपर काम हो रहा है। कोविड की वजह से कुछ प्लान्स जो हैं वो उनको आप लोगों ने थोड़ा उसको आप कह ली कि डिले कर दिया है। आप नहीं समझते, क्योंकि जिस तरह से हम भी बातचीत करते हैं, डॉक्टर से भी हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि 2024 तक ही, उससे भी आगे तक जा सकता है कोविड। तो इस दौरान हम सयाहत का जो पहलू है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप नहीं समझते क्या कुछ ऐसा प्लान करना हो, कुछ हुकूमत को भी ऐसे इकदाम उठाने होंगे कि कोविड के साथ साथ ही इस जो सयाहत है इसको लेकर अच्छे तरीके से चला जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। हम इसी तरह काम कर रहे हैं। हमने ये किया है कि हमने जो फॉरेन टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए जो कैंपेन थी उसको सिर्फ डिले किया है, क्योंकि हमें पता है अभी एयरलाइंस और आपको पता है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉरेन टूरिस्ट अभी आ भी नहीं सकते। लेकिन हमारा भी भरपूर फोकस है डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर और हम हर एरियाज में उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस साल भी बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और केपीके के इलाकों में गए हैं और टूरिज्म की इंडस्ट्री चलती रही है माशाल्लाह। कोई 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों का डायरेक्टली रोज़गार इससे वाबस्ता है। हुकूमत नहीं चाहती कि लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाए। तो हमने अभी जो हमारी स्ट्रेटजी है कोविड के दौरान में वो ये है कि एक तो वो चीज़ें जो हमें करनी है अगले 1-2 सालों में उसकी मनसूबाबंदी के ऊपर भरपूर तवज्जो दी जाए। और इस वक्त तमाम सूबे अपने अपने इलाकों में नए टूरिज्म जोन डेवलप करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो होमवर्क पे बहुत सारा काम हो रहा है। नई स्ट्रेटजी इसी दौरान में हमने बनाई है जो कि अगले 10 साल का मनसूबाबंदी है टूरिज्म के लिए। इसी तरह जो ख़ास तौर के ऊपर डोमेस्टिक टूरिस्ट, आपको पता है बहुत फ्लो बढ़ गया है बहुत सारे इलाकों में, तो नई जगहों को ओपन करने के लिए, नई डेस्टिनेशन को ओपन करने के लिए मास्टर प्लानिंग हो रही है। तो काफ़ी सारा काम हम इस कोविड के दौरान भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि टूरिज्म को बिल्कुल बंद कर दें और डोमेस्टिक को आगे लेके बढ़े इस दौरान में। जैसे ही हालात अच्छे होंगे फॉरेन टूरिज्म एकदम से हम उसको ओपन करेंगे। ठीक है राना साहब, एक और चीज़ है, वो मसला तो है जो टूरिस्ट जाते हैं, अगर हम डोमेस्टिक खास तौर पे देख लें उन लोगों को, अब मसला भी एक ऐसा है कि वो लोग वहाँ पर जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का भी मामला हो रहा होता है कि वही रूम जो आपको 2000 में मिल जाता है वो आपको 15,000 में भी नहीं मिल रहा होता है। अब एक शख्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चलिए ये तो उसकी मर्जी है कि वो जितना मर्जी रेट जो है सीज़न के अंदर ऊपर कर दे, लेकिन कुछ ऐसा अल्टरनेटिव होना नहीं चाहिए कि लोगों को इतना ज़्यादा मतलब ट्रैवल करके वहाँ पर जा तो रहे हैं लेकिन मुंह मांगे दामों उनको कमरे लेने पड़ रहे होते हैं, फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर रुकना पड़ रहा होता है। ये कितना बड़ा मसला है वहाँ पर?
जी बिल्कुल, ये एक इशू है अभी तक, क्योंकि ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म का हिस्सा है कि आप प्राइस को भी कंट्रोल करें और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को भी इंश्योर करें कि सियाहों को मिले। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सूबों के साथ मशावरत की है और एक नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज तय किया है और उसी के अंदर एक प्राइस मैकेनिज्म भी तय किया जाएगा। तो हर सूबों में अभी एक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज है जिसको कि ये ड्यूटी दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो तमाम बिजनेसेस को रजिस्टर करे, उनको लाइसेंस जारी करे और उनका सर्टिफिकेशन का मैकेनिज्म बनाए। तो वो जब डिफरेंट कैटेगरीज में सर्टिफाई और रजिस्टर हो जाते हैं तो उसी के हिसाब से उनका प्राइस मैकेनिज्म तय होगा और हमारी कोशिश होगी कि अगले टूरिस्ट सीजन से पहले ये काम जो है वो ऑन ग्राउंड इस्टेब्लिश हो जाए और इंशाल्लाह टूरिस्ट उससे बहुत हद तक मुस्तफीद होंगे। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप आ रहे थे और हम सियाहत की बात करते हैं। सियाहत से बड़ी इंडस्ट्री क्या हो सकती है, सनत क्या हो सकती है, और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा सहारा मिल सकता है और मईशत बेहतरी की जानिब जो है गामजन हो सकती है सिर्फ सियाहत की वजह से। हमजा, एक और बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं इस चीज़ को लेके कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसमें इतनी ज़्यादा जगह हैं जो कि हम लोगों को पता ही नहीं है, तो उनको अब इसलिए इतना ज़्यादा फोकस और उस पर काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम कुछ बात करेंगे वक्त के हवाले से कि वक्त कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वक्त ऐसी दौलत भी है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आ सकते। दिन में 24 और हफ्ते में 168 घंटे होते हैं और ये नंबर कभी तब्दील नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम तब्दील ज़रूर हो सकते हैं। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो यकीनन सबकी मुख्तलिफ होती है और ये तब्दील होती रहती है। और अगर आज हमारी परफॉर्मेंस बुरी है, इन्हीं हफ्तों के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर, इन्हीं मिनटों के अंदर, इन्हीं घंटों के अंदर, तो वो बेहतर भी हो सकती है। आप बस ये कर सकते हैं कि इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर और दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। अच्छा, तारीख शाहिद है कि कामयाबी और कामरानी हमेशा उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो वक्त शनास और उसके कदरदान होते हैं। हम कामयाब इंसानों की ज़िंदगियों को देखें, उनका मुशाहिदा करें। हम वैसे तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने इतने कम वक्त में इतना मतलब वो बड़ा और इतना चीज़ जो बड़ी गोल जो है उसने अचीव कर लिया, लेकिन हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि उन लोगों ने हमेशा वक्त को कीमती भी समझा है और एक एक पल की कदर की है, तभी उनको कामयाबी मिलती है और इतना बड़ा वो गोल अचीव कर लेते हैं। और बेशक किस्मत है, अल्लाह ताला की मर्जी इसमें मौजूद होती है और शामिल है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता और आपकी किस्मत जो है वो भी फैसले कर रही होती है। लेकिन जो मेहनत कर रहा होता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत भी तो रायगा नहीं जाने दे रहा होता। तो वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल क्या होता है, आपने वक्त जो गुजर रहा है, जो ज़िंदगी गुजरती जा रही है हर पल के साथ, वो आपने जी है, काटी है या गुजारी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो कामयाबी का वक्त की पाबंदी, वक्त के बेहतर इस्तेमाल और टाइम मैनेजमेंट इसको कह लें, उससे कितना ताल्लुक है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावल साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हम बड़ा बचपन से सुनते आए हैं, बड़ा फेवरेट हमारे टीचर्स का भी ये मजमून हुआ करता था, वक्त की पाबंदी हमेशा आता होता था एग्जाम्स के अंदर और हम इसके ऊपर अशार भी कुछ याद कर रखे थे, लेकिन हम टाइम मैनेज कर नहीं सके। पहले तो बुनियादी वजह ये बता दें कि हम मैनेज क्यों नहीं कर सके और वक्त की पाबंदी ज़रूरी कितनी है? बहुत कीमती नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है, उस नेमत का नाम है जिंदगी जी। अगर इस वक्त जिंदगी खत्म हो जाए, जो कुछ उसके अलावा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। कोई किसी शख्स के पास बहुत बड़ी जायदाद है, उसकी बहुत बड़ी डिग्री है, उसका ओहदा है, अगर उसकी जिंदगी खत्म हो जाए तो बाकी तमाम चीजें बेमानी हो जाएंगी। और जिंदगी एक्चुअली वक्त का ही नाम है, जिंदगी वक्त का दूसरा नाम है। यानी हर शख्स को जितना वक्त दिया गया है उसका नाम है, ये उसकी जिंदगी है। लिहाजा अगर किसी के पास 70 साल का वक्त है, जब 70 साल पूरे हो जाएंगे तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, वक्त ऐसी चीज है कि ये उसी तरह है जैसे ये आपके पैसे या आपका सरमाया है। आपके जेब में पैसा या सरमाया होता है, वो एक लिमिटेड है। फर्ज करें एक महीने में 50,000 है, तो अक्लमंद आदमी वो है कि वो अपने उस 50,000 रुपए के हिसाब से अपने महीने का पूरा प्लान बनाएगा। इसी तरीके से वक्त भी एक दौलत है और उस दौलत करना है। 50,000 हैं तो आप ये चाहेंगे कि इन पैसों को वहीं खर्च किया जाए जहां इनकी अशद जरूरत है।
फिर इनको वहां खर्च किया जाए जहां खर्च करने से मुझे फायदा होगा, और इसको वहां ना खर्च किया जाए जिसमें मुझे नुकसान होगा या इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वक्त के सिलसिले में टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं ना, टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, ये एक मिसनोमर है। टाइम तो खुद गुजरते रहना है। जिस तरीके से एक बर्फ पड़ी हुई है ना, आप कहें इस बर्फ को मैनेज करें, तो आप तो उसको मैनेज नहीं कर सकते, बर्फ ने पिघल जाना है। हम ये कर सकते हैं बर्फ को सड़क पर ही पिघलने दें, जिससे वो 10 बंदों के कपड़े खराब हो कीचड़ की वजह से, या उस बर्फ की सिल्क पानी के टब में मैनेज करें जिससे 50 आदमी ठंडा पानी पिए। तो वक्त के बारे में आपने शुरू में बेटा बात की है, वक्त के बारे में अहम चीज ये है कि हमें वक्त को मैनेज करने का मतलब है अपनी जिंदगी को मैनेज करना है, क्योंकि वक्त जिंदगी है। जिंदगी को मैनेज करने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में एक वाज़े प्लान हो कि मैंने किन चीजों के ऊपर, क्या मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्या मेरी प्रायोरिटी नंबर 2 है, क्या इस सिलसिले के अंदर एक टाइम, आपने मुख्तलिफ वर्कशॉप में देखा होगा, अगर टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप है, जिंदगी को 4 कामों में तकसीम कर सकते हैं। पहले वो काम है जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, यानी अभी मुझे पता लगे कि कमरे में आग लग गई है तो मैं बाकी काम छोड़ के आग बुझाने की तरफ चला जाऊंगा, और मुझे पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरे वो काम है जो अर्जेंट है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे, यानी फर्ज करें अभी एक बंदा आ गया, मेरा कराची से मेहमान आ गया, मेरे अस्सलाम वालेकुम, मैं तो आपको कराची से मिलने के लिए आया हूँ, देखिए मैं तो सिर्फ आप ही के लिए आया हूँ। अब ये अर्जेंट है मगर इंपॉर्टेंट नहीं था, ये काम मुझे पहले पता भी नहीं था। तीसरी वो कैटेगरी है जो नॉन अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। ये वो काम है कि हमें अपना 90% टाइम, फॉर एग्जाम्पल मेरी दादी अम्मा बीमार हैं, मैंने उनकी खिदमत करनी है, मसलन मैंने सुबह एक्सरसाइज करनी है, मसलन मैंने बैठ के कुछ किताबें पढ़नी है, मसलन मेरे घर की खराब थी, मैंने उनको ठीक कराना है। अच्छा, अब ये वो है जो नॉन अर्जेंट है मगर इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ खास तौर पर चौथी कैटेगरी में अपना काम टाइम जाया करती है, जो कि नॉन अर्जेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही जो नॉन अर्जेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट है। तो अगर समझने के लिए हम अपनी जिंदगी के सारे टाइम को 4 में डिवाइड कर लें, और मैक्सिमम टाइम हमारा नॉन अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, आप खुद ही सोच लें अपने ज़हन में, नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट, इन कामों में अगर हम खर्च करना शुरू कर दें तो जो हमारे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम थे वो भी कम हो जाएंगे। यानी अगर मैंने टाइम पर बिजली के सब ठीक किया हुआ था तो इस बात का अंदेशा कि घर में आग लग जाएगी वो भी कम हो जाएगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमें ये भी बताएं, ये तो आपने हमें 4 वो बता दिए ना कि इन चीज़ों को हम लोगों ने, जो हम जिस तरह से हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करें कि वो 4th वाला जो फैक्टर है उसमें ज़्यादा उनका ध्यान है। अब हम अगर टाइम को देख लें कि दिन में जिस तरह से हम कहते हैं कि जल्दी काम शुरू कर रहे हैं, तो दिन में जल्दी शुरू करने काम में कितनी ज़्यादा बरकत है, और जल्दी उठने वालों की कामयाबी से कितने ज़्यादा उनके करीब हो जाते हैं कि वो जल्दी उठ रहे हैं, अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और दिन का इख्तिताम यानी कि मगरिब टाइम वो अपने तमाम काम करके फारिग हो गए हैं। बेटा, इस सवाल का जवाब तो ना हम बहुत किस्म डायमेंशंस में दे सकते हैं। कुरान की आयतें मैं आपको सुना सकता हूँ जिसमें अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि हमने रात को आपके लिए सुकून के लिए पैदा किया और दिन को आप अपने कामों के लिए पैदा किया है, और वो सारे मजहबी इसके साथ है। इसके अलावा साइकोलॉजी के हिसाब से, सोशल यानी उसके हिसाब से, आपके सेहत के होने के हिसाब से, एक रिसेंटली मैंने किताब पढ़ी है बड़ी जबरदस्त, उसका नाम है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। यानी खाने के टेबल पर उसने, लिखने वाले ने ये लिखा है, खाने के टेबल में मुश्किल बहुत सारी चीजें पड़ी और एक फ्रॉग भी पड़ा है, तो आप सबसे पहले फ्रॉग को खा लें ताकि आप एक बेफिक्र हो जाएं कि मैं ना जो मुश्किल काम था वो कर चुका हूँ। बड़ी मजेदार किताब है। तो ये मैं ये करना चाहता हूँ कि जो सबसे, जैसे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स के लिए सबसे जबरदस्त बात है कि जब वो सो के उठे ना, नमाज वगैरह पढ़ के पढ़ने वाला काम पहले कर लें। आपने बहुत जो जरूरी काम करने थे वो पहले कर लें। तो अब आप देखिए 10 बजे हैं सुबह के और आप 5 घंटे पढ़ चुके हैं, तो अब आपने सारे दिन ये इवनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट काम करने हैं। ये बहुत ही अजीब काम है, क्योंकि जिस वक्त आप बहुत काम रात को कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग आपके साथ नहीं दे रहा होता, क्योंकि सारा दिन आप जितने काम किए होते हैं वो फाइलें इकट्ठी हुई होती हैं और शाम को वो दिमाग जो है उन फाइलों को ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ होता है। तो इसलिए बेस्ट टाइम, जैसे बेटी आपने कहा है, बेस्ट टाइम टू डू द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक और अहम चीज़ है कि हम अपनी तमाम चीज़ों को, तमाम कामयाबियों को जिस फैक्टर से सबसे ज़्यादा जोड़ते हैं, पहले भी मैं बात कर रहा था, वो किस्मत है कि हम किस्मत से जोड़ रहे होते हैं, और अगर हम कामयाब हो जाएं तब हम कामयाब हो रहे होते हैं, अगर हम नाकाम हो जाएं तो ये तो हमारी किस्मत में लिखा होता है। इस फैक्टर को हमें किस तरह से एड्रेस करना है कि यार वो भी 8 घंटे काम करता है,
मैं भी 8 घंटे काम करता हूँ, वो ज़्यादा कामयाब है, मैं कम कामयाब हूँ। इस चीज़ को हमने जहनों से किस तरह से निकालना है या अंडरस्टैंड कैसे करना है कि हम 8 घंटे में काम क्या कर रहे हैं? आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कागज नजर आ रहा है सर। इस कागज पर मैंने एक दायरा बनाया है, ये एक दायरा, सॉरी ये मैंने एक दायरा बनाया है। ये आपकी किस्मत है, आप इस किस्मत से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इस दायरे के अंदर जो कुछ मौजूद है ये आपकी मेहनत के साथ मुनक्का है। आप यहाँ आप इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते, ये आपकी किस्मत ने एक लिमिट क्रिएट कर दी है। मगर इस दायरे अगर आप यहीं बैठे रहेंगे तो जो दायरे में मौजूद है वो भी आपको नहीं मिलेगा। इस दायरे के अंदर है उसको हासिल करने के लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो कुरान की आयत है पूरी इसके लिए कि इंसान को वही मिलता है जो वो कोशिश करता है। अल्लाह पाक का हुक्म है, अगर फर्ज करें कि इस तरह से होता कि आपका तो तयन हो चुका है तो फिर कुरान की आयत कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को सिर्फ वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होता तो आखिरत में हमसे सवाल क्यों पूछा जाता, कब्र के अंदर, हशर के अंदर, आखिरत में हमसे सवाल क्यों पूछा जाता। तो ये तो बड़ी कॉमन, बहुत ही आसानी से समझने वाली बात है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक लिमिट मुकर्रर कर दी है। उस लिमिट के अंदर रहते रहते जो कुछ हमने अचीव करना है उसके लिए कोशिश है, मेहनत है, इरादा है, हिम्मत है, ये तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर, बड़ी अहम चीज़ है कि अपने वक्त को बेहतर तरीके से जो है गुजारने की कोशिश कीजिए, इसको समझिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो हमें करनी चाहिए और उनको अपनी प्रायोरिटी बनाइए। हमने तो प्रायोरिटी सेट नहीं की होती, हमने 1 जनवरी को हम करते हैं कि जी के मेरा 1 साल का गोल ये है ना, हम देखते हैं अचीवेबल है या नहीं है और फिर हम भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा वो सिर्फ हम बुक में लिखने के लिए ना उसमें हम लिख देते हैं कि जी हमारा गोल 2020 का गोल ये, 2021 का गोल ये है, और जो अब याद भी नहीं होगा जिन्होंने जो गोल बनाया होगा। लेकिन जो गोल आपने अगर डिसाइड कर ली है कि आपने ये इस गोल पे आपने साल के आखिर तक आपने पहुंचना है, इसको अचीव करना है, तो उसके लिए फिर मेहनत पूरा साल उतनी ही करनी चाहिए ताकि आप उसको अचीव भी कर सकें। टाइम को क्वालिटी टाइम बनाना चाहिए। तो मौसम की कुछ बात कर लेते हैं। मौसम का जो मिजाज है वो पल पल हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कमज़ोर मानसून हवाएं जो हैं वो मुल्क के जनूबी हिस्सों पर असरअंदाज हो रही हैं और कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्सों पर मौजूद है। अच्छा, मुल्क के बेशतर इलाकों में अगर हम बात करें अगले चंद दिन की, तो अगले चंद दिन जो है मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इतवार से मंगल के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि आज से हफ्ते तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान है। अच्छा, महकमा मौसमियात ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान में मानसून के 2 सिस्टम्स अभी भी मौजूद हैं और हम ये देख रहे थे कि मामूल से कम बारिशें हुई थीं, लेकिन ये कुछ एक्सटेंडेड हमें जो है मानसून सीज़न नज़र आ रहा है। शायद अभी भी सीज़न कुछ ऐसे हम देख रहे हैं कि सिस्टम मौजूद हैं कि मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं। और मौसम के हवाले से हमने देखा है कि पहले भी बड़ी मतलब 3-4 रोज पहले तो बड़ी ज्यादा बारिश होती रही है, बड़ी बारिश होती है। लेकिन हमजा कल की अगर हम बात करें तो कल अच्छी खासी गर्मी थी और पता लग रहा था कि जैसे कि ना वाकई में पता नहीं अब दोबारा से वही वाली जो है वो इतनी हब्बस और वो सारी चीज़ें वापस आ गई हैं, क्योंकि पिछले जो 2-3 दिन जब बारिश होती रही है तो रात को ठंड लगती थी और मैं तो एसी को भी बंद कर देती कि यार अब नहीं एसी नहीं हो, एसी ऑफ कर देना चाहिए। ऐसा हुआ, लेकिन फिर से मेरा ख्याल है एसी चालू हो गया। हाँ, दोबारा से चल पड़े, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एक और अहम चीज़ की जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल मैच होने वाला है रावलपिंडी में। रावलपिंडी का मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश तो नहीं होगी और मैच जो है वो ख़राब होने की कोई उम्मीद है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारी सीरीज़ जो है अच्छी नहीं रही है। बात करेंगे डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले पिंडी की बात कर लेते हैं। कल पिंडी का मौसम कैसा रहने वाला है, कोई बारिश की उम्मीद या तवक्को तो नहीं है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई ख़ास बारिश नहीं है। अभी पिछले अगले 2-3-4 दिन तक ऐसा कोई इस तरह का स्पेल नहीं है। बस इक्का दुक्का जगहों में जैसे सियालकोट, नारोवाल और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। और पिंडी में तो नहीं है, मेरा ख्याल है कुछ भी सही रहेगा मौसम। 19 तारीख के बाद लग रहा है 19 की शाम से या 20 से फिर एक स्पेल आने का है उम्मीद। अच्छा यानी कि सरदार साहब आपने कह दिया कि मैच जो है वो बारिश से मुतासर नहीं होगा, मैच सही तरह से एंजॉय कर सकेंगे ये लोग। कराची के मौसम के बारे में बताइए, कराची का मौसम कैसा रहेगा? कराची में जी देखिए, पिछले 3-4 दिन से शदीद गर्मी पड़ रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो लो प्रेशर एरिया, ये वही लो प्रेशर एरिया है, उसी की बाकियात है समझ लें, जिसने
और 10 सितंबर को बाकी सिंध, लोअर सिंध में भी और कराची में भी बारिश का बायस बना था। तो असल में अब अभी तक इंडियन गुजरात पर मौजूद है और उसकी वजह से सी ब्रीज कट ऑफ हुई हुई है। कराची में पिछले 2 दिन से गर्म रेगिस्तानी इलाकों की हवाएं चल रही थी। टेम्परेचर 40-39, परसों 40 गया, कल 39.3 रहा और आज 40 या 40 तक जा सकता है ऐसे दिख रहा है, क्योंकि आज भी वैसी ही कंडीशन है। विंड वही नॉर्थ ईस्टर्ली चल रही है, गर्म और रेगिस्तानी इलाकों की हवा चल रही है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कल से बेहतरी आएगी इसमें। गो के सी ब्रीज की इतनी स्पीड नहीं होगी, लेकिन एक रुख उसका समंदर की हवा का इस तरफ होगा कल से, इसलिए कि वो लो प्रेशर एरिया अब काफ़ी वीक हो चुका है और आगे समंदर की तरफ मूव कर गया है ज़्यादातर। कुछ ट्रफ शरफ बाकी है उसकी, लेकिन उम्मीद है कि निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो कल से सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, मौसम के हवाले से उन्होंने बताया, खासतौर पे मैच होना है उसका मौसम जानना भी बड़ा ज़रूरी के मौसम की बहुत फिक्र थी। हमदा ने कहा मैच ना खराब हो जाए। नहीं, वो बिल्कुल भी चलिए, मैच का जिक्र हो रहा है तो मैच की बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। डे एंड नाइट मैच है और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के पहले वनडे के लिए 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान भी कर दिया। अच्छा, बाबर आजम जो है वो टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि शादाब खान जो है वो नायब कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ़खर जमान की, हारिस रऊफ़ की, हसन अली की, इफ्तिखार अहमद की और इमामुल हक की, तो 12 रुकनी जो टीम है उसका वो हिस्सा है। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील की बात कर लें, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, तो इनको भी टीम में शामिल किया गया। उस्मान कादिर और जाहिद महमूद भी हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। चलें, एक तब्दीली तो आई है, 12 रुकनी टीम का ऐलान पहले ही कर दिया गया है ताकि 12 खिलाड़ियों को तो पता लग जाए कि आप लोगों ने खेलना है। और मिस होता हुआ खिलाड़ी आपको उस्मान कादिर लग रहे हैं या जाहिद महमूद लग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर हमजा आपको भी और इकरा आपको भी। मुझे तो जाहिद महमूद मिस होते हुए लग रहे हैं, क्योंकि 3 लेग स्पिनर्स ये नहीं खिलाएंगे। शादाब खान ऑलरेडी हमजा हैं टीम में और उस्मान कादिर जिनको खिलाया गया है माजी में बड़े अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जाहिद महमूद जो क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह पहले जिम्बाब्वे फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज का दौरा करके आए हैं, लगता यही है कि वो 12th मैन होंगे और पाकिस्तान 2 स्पिनर्स लेग स्पिनर्स और 1 स्पिनर जिसको मिसबा कहते रहे हैं कि वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है इफ्तिखार अहमद, उनके साथ मैदान में उतरेगा। और फास्ट बॉलर्स तो आपके पास हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की सूरत में मौजूद है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमारी बैटिंग लाइन की अगर बात करें तो अक्सर धोखा दे जाती है। गुज़श्ता सीरीज़ की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी हमने देखा कि बैटिंग का सारा बोझ जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर आ गया था। आप देखते हैं क्या मैथ्यू हेडन के बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां संभालने के बाद कोई बेहतरी आएगी बल्लेबाजों की कारकर्दगी में? हमने एक सीरीज के लिए, एक वर्ल्ड कप के लिए आर्जी तौर पर असाइन किया है मैथ्यू हेडन को, तो कोई ज्यादा तवक्को तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह रमीज राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जारहाना क्रिकेट, अग्रेसिव क्रिकेट, तो मैथ्यू हेडन तो जारहाना अंदाज से खेलते थे। क्या वो हमारे प्लेयर्स को इतनी जल्दी बताएंगे? और सुनने में ये भी आया हमजा कि वो ज्वाइन भी वहीं करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात में। 24 अक्टूबर से पाकिस्तान का 24 अक्टूबर को पहला मैच है, लेकिन ज्यादा नहीं है। असल में जो कोच आएगा ना, जो परमानेंट बेसिस पर होगा, उससे फर्क पड़ेगा कि वो क्या टीम को बताता है। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जो 12 रुकनी टीम अनाउंस की गई है, खैर और क्या अनाउंस करते, हमारे पास जो टीम सिलेक्ट हुई थी वो ही क्या थी? अब्दुल्ला शफीक फिर हमें नज़र नहीं आएंगे। और हम देखें तो हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ को देखें या डेप्थ को देख लें, ऊपर ओपनर है हमारे पास 2, इमाम है और फ़खर है, बाबर आजम है, नीचे रिजवान आएंगे और फिर नीचे हसन अली आके खेलेंगे। सेंटर में हमें कहीं पे शादाब नजर आएंगे, कहीं पे इफ्तिखार नजर आ रहे होंगे। तो बैटिंग डेप्थ क्या है हमारी न्यूजीलैंड के? जी, मैं ये समझता हूँ कि सऊद शकील को इन्हें मौका देना चाहिए था। सऊद शकील इज अ टैलेंटेड बैट्समैन। इंग्लैंड में जब उन्होंने डेब्यू किया 50 रन बनाए थे, आपको याद होगा, वहाँ बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था। तो इन्हें सऊद शकील को आगे लेकर जाना है। यंग है, इफ्तिखार अहमद की जगह मेरे ख्याल में सऊद शकील होता, वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लेता है। आपने देखा होगा इंग्लैंड में वनडे में उसने बॉलिंग भी की है। हमें यंगस्टर्स पे, जिस तरह रमीज राजा कहते हैं, यंग लेग्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब हम 31 साल इफ्तिखार अहमद से, जो 2016 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 5 साल से, उनसे क्या निकालना चाहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हम एक और बात करते हैं मोहम्मद आमिर की, जिन्हें पीसीबी का डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो कि उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हालांकि वो डोमेस्टिक अगर बात करें तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे थे। उनकी अगर हम ऑल्टरनेट देखें तो उसके अलावा वहाब रियाज है, मोहम्मद हफीज़ है और अकमल बरादरान है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रखा गया। आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में?
देखिए इकरा वहाब, रियाज, मोहम्मद हफीज और कामरान अकमल, ये सब प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक बेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, ये इवेंट बेस कॉन्ट्रैक्ट के हक में है और इस वजह से इनको नहीं मिला। लेकिन जहां तक मोहम्मद आमिर की बात है, मोहम्मद आमिर से पीसीबी ने पूछा ही नहीं और उन्हें आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया। अब उसने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि किसी बच्चे को दिया जाए, तो मोहम्मद आमिर ये भूल गए कि इस मुल्क ने उन्हें इज्जत दी। सारा उन्हें जब वो जेल की सलाखों से वापस आए तो फिर उसके बाद उनको नजम सेठी साहब लेकर आए दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में, वरना इनका तो वीजा भी नहीं लग सकता था इंग्लैंड का। लेकिन आपको पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी है तो आपको भी चाहिए कि एक डिसेंट वे में चले। मना करना था, डिसेंट वे में मना करते, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हमजा जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि नहीं, अब इसका मतलब है अब देखना होगा ना कि क्या वो पीएसएल खेलेंगे जहां पैसों की रेल पेल है, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो लीग्स खेलना चाहते हैं जहां उनको बहुत पैसे मिलेंगे। मेरे ख्याल में आमिर ने ज्यादती की इस तरह का स्टेटमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, आप नया सेटअप आ रहा था, आप रिटायरमेंट वापस ले रहे थे, आपको दिल बड़ा करना चाहिए था, फैसले सोच समझ के करने चाहिए थे। अच्छा, कल एक इंटरव्यू था, वकार यूनुस साहब पहली दफ़ा सामने आए मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब इस्तीफ़ा देने के बाद। बड़े क्वेश्चंस भी उसमें हुए, लेकिन मैं एक चीज़ मैं पर्सनली तो नहीं जानता था, लेकिन मुझे ये समझ लग गई उस इंटरव्यू से कि कैसे बार बार इनको पीसीबी के अंदर कोई ना कोई ओहदा मिल जाता है, कि बड़े ही डिप्लोमेटिक उन्होंने आंसर्स दिए हैं और कोई बात ऐसी नहीं की है कि जिससे पता लगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या। वो छठी बारी लेना चाहते हैं, 5 दफा तो आ चुके हैं और उन्होंने कह भी दिया कि अगर मैं अप्लाई करूंगा तो अब ये अपने आप पर डिपेंड करता है। हमजा, मैंने तो वकार यूनुस को देखा है जब वो बूरेवाला से आए थे, पाकिस्तान स्टील की टीम थी ग्रेड 2 की, तो ये खेलते नहीं थे, ये बैठे रहते थे और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी मेहनत के जरिए दुनिया भर में अपना मकाम बनाया। 373 इनकी वनडे विकेटें, 416 टेस्ट विकेट्स। लेकिन वकार यूनुस बिल्कुल डिप्लोमेटिक थे, आपने बिल्कुल सही कहा, हर एक के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, वो लड़ाई नहीं कर रहे। रमीज राजा की भी तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे आज तक कोई क्रिकेटर नहीं आया, उनको बताओ ना कि पहले अब्दुल हफीज कारदार थे, फिर जावेद बर्की कुछ अरसे रहे, फिर एजाज भट्ट रहे, लेकिन उनको पता ही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना कि इतनी तारीफ में गुम हो गए कि वो सब कुछ भूल गए। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारे हीरो हैं, हमारे कप्तान हैं। उन्होंने तो कहा कि मुझे ये भी नहीं पता कि टीम कैसे सिलेक्ट होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मसला कैसे हुआ था, मुझे तो ये भी इल्म नहीं था ये कैसे हो रहा था। मेरे तो सबके साथ बहुत अच्छा था, मैंने तो बॉलिंग भी बहुत बेहतर किया। लेकिन अगर बॉलिंग की बेहतरी की बात करें, यही पाकिस्तान की टीम 250-270 बना के उसको डिफेंड कर लेती थी। अब तो अगर कभी बन जाए तो हम वो भी डिफेंड नहीं कर पाते हैं, खासतौर पे T20 में भी देख लें तो। हमजा, आपने सही पॉइंट रेज किया, और लेकिन उन्हें इस बात का तो इल्म था कि लाखों रुपए माहाना तनख्वाह उनके अकाउंट में आ रही थी। अगर उन्हें ये इल्म नहीं था कि कौन सा खिलाड़ी लिया गया है, कौन सा नहीं लिया गया, उन्हें इस बात का तो इल्म था कि तनख्वाह उनकी बर वक्त आ रही। मैं तो हैरान होता हूँ, आप मुझे बताएं, हालांकि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, लेकिन मुझे बताएं कि कितने फास्ट बॉलर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए। मूसा को लाए, वो बाहर हो गए, नसीम शाह को लाए, वो बाहर हो गए, हसनैन को लाए, वो खेलते हैं कभी नहीं खिलाते, उस्मान शिनवारी बाहर हो गए, जुनैद खान के साथ इन्होंने जुल्म रवा रखा, वो उसका करियर ही खत्म हो गया। तो क्या उन्होंने किया है आप मुझे बताएं ना, कितने बॉलर्स लेकर आए। शाहीन शाह अफरीदी का वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तो लाहौर कलंदर्स में थे, आकिब जावेद ने उनके साथ काम किया, और शाहीन शाह अफरीदी के बड़े भाई रियाज अफरीदी वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने काम किया। तो फिर ये क्रेडिट किस बात का लेते हैं? अगली नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगली बारी फिर हमारी। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा अहम था वो इंटरव्यू के, उसमें कोई इस तरह से सीधी बात नहीं थी कि जिससे आप कुछ नई रिजीम आई है तो नई रिजीम में फिर नई टीम वो लेके आती है, वो इस तरह की बातें करती है, गोलमोल करते थे। मुझे खुद उसमें कोई भी आंसर, कोई टू द पॉइंट आंसर नहीं मिला जिसको हम डिस्कस कर सकें जी कि उन्होंने ये बुनियादी वजह बताई है। बुनियादी वजह यही है कि क्योंकि मिसबा जा रहे थे तो मैंने भी जाना था। खैर, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।